तो जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 को करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था एज ऑफ 3 अंपायर्स। मैंने ये भी कहा था कि एक ऐसा पोर्शन है जहां से यूपीएससी ने ज्यादा सवाल कभी पूछे नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कभी पूछेगा भी नहीं। तो सवाल तो हमेशा आ सकते हैं, और हमने उस एज ऑफ 3 अंपायर्स में अच्छे तरीके से ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल को डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद उनका जो भी कल्चरल पोर्शन था वो भी हमने वहां पर कवर कर लिया था। मैंने उस लेक्चर नंबर 1 में एक आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के दिया था। उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का जो आउटलाइन है वो दिया था, कैसे रूलर्स रूल करते हैं और कंटेम्प्रेरी कौन कौन होता है। यानी कि मैंने आपको बेसिकली ये आपको डायग्राम बना के दिया था। अगर आपको याद हो, जो ऊपर वाली लाइन थी वो नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो बीच वाली लाइन है वो डेक्कन वाले एरिया को रिप्रेजेंट करती है, और जो साउथ वाली लाइन थी वो साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। याद रखिएगा, ये पूरा डायग्राम अपन ने बनाया था। साथ ही में जब मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करी थी, मैंने कहा था कि भाई इस मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग एक तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, है ना। और तीनों पार्ट्स को डिवाइड करते वक्त मैंने पहला पार्ट बोला था कि भाई ये वो फेज है जो 700 एडी से लेकर 1206 एडी तक का होगा। दूसरा फेज था 1206 से लेकर 1526 का। फिर तीसरा फेज था 1526 से लेकर 1707 का। आई होप ये डायग्राम भी आप रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे, अगर लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 फेजेस में, और ऑब्वियस सी बात है ये 3 फेज सभी को मालूम है। 700 एडी से लेकर 1200 एडी ये पहला वाला फेज। इसको भी मैंने कहा था कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो रीजन था, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस चीज पे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार ना मैं इसको मेंशन करता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया, ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। एक बार इसको मेंशन कर लेते हैं फिर से आपको रिकलेक्ट कराने के लिए कि हम लोग जब मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हम लोग ने जब यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री की बात करी थी स्टार्टिंग में ही, तो मैंने कहा था कि इसको हम लोग 3 पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना। हम लोग इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, ठीक बात है। और वो कौन कौन से पोर्शन थे? पहला वाला था हमारा फेज, जिसको मैंने कहा था 700 एडी से लेकर 1200 एडी का ये फेज होगा। इनफैक्ट नॉट 1206 एडी तक मैंने आपको बोला था ये फेज होगा, ठीक है, राइट। इसी फेज को भी हम पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा फेज जो होगा वो 1206 एडी से लेकर 1526 वाला एडी फेज होगा, जिस फेज को हम लोग यहाँ पर दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में हम लोग विजयनगर और बहामनी किंगडम्स वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। और फिर उसका तीसरा वाला फेज होगा जब 1526 से हमने डिस्कशन करना शुरू करेंगे, और ये जाएगा टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 तक हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 फेज थे। अब इसमें मैंने आपको 3 पार्ट्स इसको भी डिवाइड कर दिया था कि हम इस फेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि नॉर्थ में क्या हो रहा था इस पर्टिकुलर पीरियड में, नॉर्थ में क्या हो रहा था और साउथ में क्या हो रहा था, है ना। अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ नॉर्थ में एक त्रिपार्टाइट स्ट्रगल चल रही है ना। एक त्रिपार्टाइट स्ट्रगल इंडिया में चल रही है, राइट। ये हमने सर ध्यान हमको आ रहा है, राइट, आपने बताया था। मैं इसलिए आपको ना थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको ना अच्छे से रिकलेक्ट हो जाए और स्टोरी लाइन बन जाती है इससे। तो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में बेसिकली हमने यहाँ पर 3 तो देख ही लिए थे। हमने यहाँ पर देखा था किस तरह से गुर्जरा प्रतिहारास थे, हमने देखा था यहाँ पर राष्ट्रकूट थे, और हमने देखा था पालास थे, है ना। ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से याद आ रही होंगी। और फिर मैंने कहा था कि अब गुर्जर प्रतिहारास डिक्लाइन करते हैं, तो इन्हीं के डिक्लाइन के बाद हम देखते हैं कि राजपूत जो होते हैं इनको कहा जाता है ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ पर चाहमानाज, फिर आप देखोगे साथ में चंदेलाज, राइट। फिर उसके बाद आपने और देखा कि यू फाइंड गढ़वाल्स, परमार्स, ये सब यहाँ पर इंडिपेंडेंट राजपूत जो है वो उनका उदय होता है। यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। लेकिन जब मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट चैप्टर में साउथ इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग इंपीरियल चोलास को डिस्कस करेंगे, तो आज के लेक्चर में हमको बेसिकली इंपीरियल चोलास के बारे में यहाँ पर बात करनी है। क्लियर है? तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये हमारे आज के टॉपिक का डिस्कशन होगा, इंपीरियल चोलास। नाउ ये जो पूरी कहानी है, ये इस फेज वाली कहानी आज खत्म हो जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, और चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बड़े चैप्टर्स हैं और इसीलिए कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, और आपको समझना इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप पूरा समझ लो कहानी क्या चलती है, ठीक है। तो हम साउथ इंडिया में इंपीरियल चोलास की कहानी को डिस्कस करेंगे, और ये तो आज की कहानी हो जाएगी, फिर ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, नेक्स्ट फिर उसके बाद हम ये डिस्कस जो कर रहे हैं दैट इज 1206 से लेकर, इसको भी मैंने कहा था कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये अपनी सहूलियत के लिए है, एज सच ये सब चीजें आपको कहीं भी मिलेंगी नहीं, ये अपना एनालिसिस करके बना लीजिएगा। ये पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर सकता है, ठीक है। नॉर्थ में ये और साउथ के अंदर हम दूसरा यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीजें। तो नॉर्थ की जब बात करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हमको दिल्ली सल्तनत मिलेगा, है ना। हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उसको स्टैब्लिश करेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। साउथ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें विजयनगर अंपायर को देखने को मिलेगा, हम यहाँ पर विजयनगर अंपायर को डिस्कस कर रहे होंगे।
विजयनगर अंपायर को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन हमारे मेडिवल हिस्ट्री के लिए अगर आते हैं तो यहां से जरूर बनते हैं। ठीक है, विजयनगर अंपायर की जितनी भी डायनेस्टीज है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद साथ ही में यहाँ पर बाहमनी किंगडम को भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है इन दोनों का आपस में चलता रहता है बाहमनी किंगडम के बारे में, बाहमनी किंगडम के साथ। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम इस वाले फेज में जाएंगे, थर्ड वाले फेज में, तो इस फेज में भी हम इस फेज को भी हम यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा नॉर्थ वाला एरिया जहां पर अब मुगल्स आ गए होंगे, जहां पर अब मुगल्स होंगे मेजरली, और साउथ वाला पोर्शन जहां पर हम देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बाहमनी किंगडम जो है, ये विजयनगर अंपायर तो अब धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, है ना। ऑल्दो इट विल एंड अराउंड 1686 के अराउंड 1636 1686 इस तरह से एंड होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि विजयनगर अंपायर विजयनगर अंपायर तो कहीं ना कहीं पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बाहमनी किंगडम है वो बाहमनी किंगडम क्या होगा, वो यहाँ पर बाहमनी किंगडम एक्चुअली ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेकडाउन होने के बाद आपको ये 5 स्टेट्स यहां देखने को मिलने लगेंगे, और वो कौन कौन से हैं सभी को यहां पर इतना बेसिक आइडिया तो आई थिंक सबको होगा ही। कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका बेरार, विदार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। ठीक है, तो ये आपके स्टेट्स होंगे। साथ ही में साउथ में उस वक्त आप देखोगे तो पोर्चुगीज की एंट्री भी हो जाएगी। थोड़ा बहुत डिस्कशन इसके बारे में होगा, क्योंकि बाकी डिस्कशन पोर्चुगीज को लेकर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर करूंगा, मतलब जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर करेंगे। जैसे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ पीडब्ल्यू ओलिया प्रारंभ यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पर मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पर हमने पोर्चुगीज के जो सेलर्स आए थे कैसे वो पहुंचे, हम वहां पर जो नेविगेटर प्रिंस हेनरी जिनको नेविगेटर कहा गया था, ऑल दिस कहानी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारा फ्लो होगा वो ये रहेगा। देखो मेरा तरीका थोड़ा ऐसा होता है कि स्टोरी कनेक्ट करने के लिए हमें इतना समझना जरूरी होता है। तो कहानी आज इंपीरियल चोलास की होगी, ये वाला पोर्शन नॉर्थ का कंप्लीट हो गया है। साउथ की कहानी को हम इंपीरियल चोलास से यहाँ पर शुरू करेंगे। अब ये कहानी कैसे बनती है, इंपीरियल चोलास की कहानी कैसे आती है, उसको समझने के लिए मैं आपको इस वाले डायग्राम पे वापस याद दिलाऊंगा और यहाँ पर आपको समझाऊंगा। देखिए, संगम एज के टाइम पे आपने देखा था, संगम का जो एज है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, 300 BC से लेकर 300 AD तक चलता है, और ये वो एज है जब हमको चोलास, चेरास और पांड्यास का रूल देखने को मिलता है। 300 AD में जब संगम एज का डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद जो रूल आता है वो आता है कालभरास का। ये रूल 550 AD तक चलता है, लेकिन इतिहासकारों को इस पीरियड के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि इस एज को हम लोग डार्क एज भी कहते हैं। यहाँ पर जो कालभरास का जब रूल आया तो चोला, चेरा और पांड्या की पावर जो है वो कम हो गई, बट ऐसा नहीं था कि ये लोग एलिमिनेट हो गए हो, एलिमिनेट नहीं हुए थे। एंड दीज पीपल, ये लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब हम कालभरास का एंड हो और हम अपनी पावर फिर से राइज करें, और ये हुआ। यहाँ पर आप देखोगे पल्लवा के एक रूलर थे जिनका नाम था सिम्हाविष्णु ने कालभरास के रूल को यहाँ पर एंड कर दिया 550 AD में, और उसके बाद पल्लवास यहाँ से रूल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी टाइम पे अब यहाँ पर ये जो चोलास हैं, चेरास हैं, पांड्यास हैं, ये भी आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आते हुए देखने लग जाएंगे। तो यहाँ आपको पल्लवास के अंडर भी एक चोलास देखेंगे जो बेसिकली उरायूर से रूल करते हैं, है ना, वो उरायूर से रूल कर रहे थे। लेकिन क्या ये वही चोलास है जो इस जगह पे थे, ये बात अभी इतिहासकार बहुत एप्टली नहीं कह सकते, या बहुत प्रिसाइजली ये नहीं कह सकते कि क्या ये वही चोलास हैं कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि जो चोलास इन पल्लवास के पहले फ्यूडिटरी रहे होंगे, यही आगे चल के इनके जो अलग अलग राजा महाराजा बने चोलास के, उन्होंने इसको चोलास को इंपीरियल चोलास बनाया था। ठीक है, तो वो कहानी कैसे बनी होगी हम वो देखेंगे। मतलब ये बात कंफर्म है अभी फिलहाल के लिए कि ये चोलास तो वो नहीं होंगे, या इतिहासकार इस पे कंफर्मिटी नहीं देते हैं, लेकिन इतनी कंफर्मिटी जरूरी है, जो मतलब पक्की बात है कि जो चोलास पल्लवास के फ्यूडिटरी थे एक टाइम पे, वो आगे चल के जरूर इंपीरियल चोलास जो है वो बन गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात है। तो इंपीरियल चोलास का रूल 985 AD से स्टार्ट होगा, जिसमें इनके दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं। एक है राजराज वन और दूसरा है राजेंद्र वन। इन दोनों का रूल का जो एक्सपेंशन हुआ है वो बहुत ही एक बड़ा एक्सपेंशन था, और इनफैक्ट ये एक्सपेंशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आप मलाया जो आर्शिपेलागो है, यानी कि आपका जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, राइट, जावा वाला जो पोर्शन है, एंड देन आपका जो मलेशिया वाला एरिया है, इन सब पे पूरा कंट्रोल जो है वो यहाँ पर इस इंपीरियल चोलास ने किया था, अलॉन्ग विद बर्मा, थाईलैंड, इनके ऊपर भी इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है ये कर लेगा। तो ये कैसे कैसे इनके राजा महाराजा ने किया वो हम समझेंगे, और साथ ही में ये इंपीरियल चोलास ने अपने आप को साउथ का लैंड, एक तरह से अपने आप को ओवरलॉर्ड स्थापित कर दिया, यानी कि पांड्यास की पावर को भी क्रश किया, चेरास की पावर को भी क्रश किया। फिर आप देखोगे कि ऊपर थोड़ा डेक्कन की तरफ जहां पर पहले चालुक्यास थे, चालुक्यास के बाद आप देखिए वहां पर क्या आए थे, राष्ट्रकूट आ गए थे। राष्ट्रकूट के बाद मैंने आपको कहा था कि आप देखिए वेस्टर्न चालुक्यास। तो बेसिकली इंपीरियल चोलास की लड़ाई किससे होगी, वेस्टर्न चालुक्यास से भी होगी, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बनाया था ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे। तो इंपीरियल चोलास की लड़ाई किससे हो रही है, वेस्टर्न चालुक्यास से भी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ देखोगे आप कि ईस्टर्न चालुक्यास और वेंगी
उनसे भी यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ एक अनबन रहेगी, लेकिन बाद में मैट्रिमोनियल लाइंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ईस्टर्न चालुक्य हमेशा से एक ससुराल बन जाएगा और फिर ज्यादा विद्रोह या रिवोल्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंपीरियल चोलास क्या क्या करने वाले हैं। अब पहले मैं आपको एक यहाँ पर ये पूरा दिखाना चाहता हूँ, इसको आप देखिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि यहाँ पर हम क्या एरिया को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ब्लैक वाला, जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये पूरे पोर्शन पे चोलाज ने अपनी डोमिनेंसी बना ली थी। ये वही चोलाज है जो आप देख रहे हो, ये आपका चोल किंगडम जो बाद में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है ना, चोल किंगडम 1200 एडी का बताया जा रहा है, यानी कि वही चोलाज जो पल्लवास के अंडर थे पहले, वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। राजराज 1 और राजेंद्र प्रथम के टाइम पे बहुत एक्सपेंशन हुआ, और इनफैक्ट इतना हो गया था कि इन्होंने यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एज यू कैन सी कल्याणी से रूल करते थे वेस्टर्न चालुक्यास। ठीक है, ये वेस्टर्न चालुक्यास थे जो कल्याणी से रूल कर रहे थे। सॉरी, इनको भी जहां पर जो है कंट्रोल कर लिया था। और इधर आप देख रहे हो वेंगी के चालुक्यास हैं, यानी कि ये आपके ईस्टर्न, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए ईस्टर्न चालुक्यास। ठीक है, ईस्टर्न चालुक्यास। अब जरा एक डायग्राम यहां पर जो बनाया है उसको अच्छे समझ लीजिएगा। ईस्टर्न चालुक्यास रूल करते थे वेंगी से। ठीक है, ये वेस्ट वेंगी से रूल कर रहे हैं, और जो वेस्टर्न चालुक्यास है वो रूल कर रहे हैं कल्याणी से, है ना, वो कल्याणी से रूल कर रहे हैं। दोनों का बात समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि पहले आप देखिए कि यहां पर पहले क्या हुआ करता था, दिस वाज एन एरिया जो चेरास के अंडर था। ठीक है, ये चेरास के अंडर था, है ना। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पांड्यास के अंदर हुआ करता था। ठीक है, ये आपका पांड्यास में हुआ करता था, समझ लीजिए। होपफुली आपको दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। और इधर वाला जो आप एरिया देखोगे ना, इधर वाला ये पूरा ऐसे जो एरिया देख रहे हो, ये वाला कहीं ना कहीं एरिया जो है ये चोलास का हुआ करता था। ठीक है, ये सॉरी, ये पल्लवास का पहले हुआ करता था, समझिएगा इस बात को, ये पल्लवास का हुआ करता था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक नदी दिख रही है, मैं आपको ब्लू से मार्क करने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो दिस इज अ रिवर। ठीक है, ये नदी है, और ये नदी है कावेरी। ठीक है ना, कावेरी के जस्ट तट पे आपको मिलेगा वहां पर तंजौर, जहां पर मुतरियार्स रूल कर रहे थे। कौन? मुतरियार्स। वहां मुतरियार रूल कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो चोला के यहाँ पर जो फाउंडर थे जिनका नाम था विजयला, वो मुतरियार्स को डिफीट करते हैं और तंजौर को कैप्चर कर लेते हैं। कहानी समझ में आया कि ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ये पल्लवा का एरिया है। ठीक है, पल्लवास का एरिया था। मैंने आपको भी बताया कि जो चोलास थे वो इनके फ्यूडिटी रहे होंगे, और वो इन्हीं के अंडर यहाँ काम कर रहे थे, उरायूर से काम करते रहे होंगे, यानी कि रूल करते रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या, कावेरी के पास आपको यहाँ पर एक जगह मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एज तंजौर, है ना। आपने सुना होगा इसके बारे में। ये तंजौर जो है यहाँ पर स्थापित था, और तंजौर से रूल कौन कर रहा था, तंजौर में किसका कैप्चरिंग थी, वो थी यहाँ पर मुतरियार्स की, मुतरियार्स की। ठीक है, ये लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर जगह को, तंजौर को, यहाँ पर जो चोला के रूलर थे जिनका नाम था विजयाला, विजयाला, विजयालाया, तो विजयालाया ने जो है वो यहाँ अटैक कर दिया और मुतरियार्स के रूल को एंड कर दिया, और विजयला ने यहाँ पर बैठ के फिर चोल किंगडम का स्थापना किया। अब यही चोला किंगडम जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे तो वह एक्सपैंड करना शुरू करेगा। वो चोला किंग, जो चोला एम्पायर है, वो धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा, चेरा की टेरिटरी को भी कैप्चर करेगा, नीचे पांड्यास को भी कैप्चर करेगा, जो ये पूरा पल्लवास का एरिया है ना उसको भी पूरा कैप्चर कर लेगा। यानी कि इतने बड़े एरिया में पूरा अब यहाँ से यहाँ तक चोला किंगडम होगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे कि यहाँ पर इस एरिया में जहां पर कदम्बाज एंड ऑल दीज पीपल जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी कैप्चर करेगा। वेस्टर्न चालुक्यास के बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करने की कोशिश होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये चोलास थे और वेस्टर्न चालुक्यास लड़ते लड़ते थक जाएंगे। एंड देन फाइनली ये जो नदी आपको दिख रही है तुंगभद्रा, ये इनके बीच की एक डिवाइडिंग लाइन बन जाएगी, एक फ्रंटियर बन जाएगा। यानी कि वेस्टर्न चालुक्यास और चोल का यहाँ पर जो बाउंड्री है वो तुंगभद्रा अपने आप बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि लड़ते लड़ते इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, कोई किसी के ऊपर फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाया था। बट चोल किंगडम ने अपने आप को और एक्सपैंड करना इस साइड शुरू किया, और यहाँ पर जो ईस्टर्न चालुक्यास के वेंगी से जो रूल कर रहे हैं ईस्टर्न चालुक्यास, इनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिया। ठीक है, इनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, और ये जब मैट्रिमोनियल अलायंस होगा तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि यहाँ पर रिश्ते घराने हो चुके हैं, यानी कि खूनी रिश्ते बन चुके हैं, और मैं इनफैक्ट कहूँ नॉट खूनी तो मैं बोलूँगा कि मैट्रिमोनियल, शादी वाले रिश्ते हो गए हैं, तो बेसिकली अब ये लोग ज़्यादा रिवोल्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आप देखोगे कि इस पूरे एरिया में यू विल फाइंड कि इस पूरे एरिया में इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है वो रूल जो है वो चोलास कर रहे थे ना। एक बड़ा पोर्शन आपको यहाँ पर दिखेगा कि रूल हो रहे थे। नॉट ओनली दिस, इसके बाद आप देखोगे तो इधर पूरा ये जो पार्ट है, यहाँ पर जो बर्मा वाला पोर्शन आएगा, नीचे आप जाओगे यहाँ पर थाईलैंड वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद आप नीचे और आओगे तो ये पूरा एरिया जहाँ पर आपको ये सुमात्रा और ये इंडोनेशिया और मलेशिया, सॉरी इंडोनेशिया, जावा,
मलेशिया, ये सब मिलेगा, ये पूरा एरिया भी यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं जो है ये चोलास के कंट्रोल में यहाँ पर ये आ जाता है। और ये चोलास इनके साथ जो है अच्छे रिलेशन रखते थे, क्योंकि यहीं पर आपको मिलता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, है ना, और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होता था ट्रेड जो कि चाइना जाता था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कंट्रोल कर लिए थे, इनको अटैक किया था, और इन पर अटैक करके यहाँ पर जो अभी इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पर डायनेस्टी थी, और उस डायनेस्टी का नाम था शैलेंद्र डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का नाम था शैलेंद्र डायनेस्टी, ठीक है। इस शैलेंद्र डायनेस्टी पे इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर श्री विजय एम्पायर था, श्री विजय एम्पायर, शैलेंद्र डायनेस्टी रूल करती थी, तो इन पे कंट्रोल कर लिया। और इससे क्या हुआ कि ये जो स्टेट, ये जो एरियाज दिख रहे हैं, दे माइट नॉट बी कि हो सकता हो डायरेक्टली यहाँ पर चोला एम्पायर उनको गवर्न ना करता रहा हो, बट ये इनडायरेक्टली यहाँ जो है चोला एम्पायर को अपना ट्रिब्यूट देते रहे होंगे। एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर जो एक रूलर थे शैलेंद्र डायनेस्टी के, वो नागपट्टनम में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री स्टैब्लिश करते हैं आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ चोला रूलर, ठीक है, और वो स्टैब्लिश यहाँ करी जाती है, ठीक है। बट फाइनली अब यहाँ पर ये चोलास जो थे वो चाहते थे कि ये जो एलिमिनेशन हो जाए टोटली, इनका शैलेंद्र डायनेस्टी टोटली खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि जब ये गुड्स यहाँ से निकलता था तो अल्टीमेटली शैलेंद्र डायनेस्टी को कुछ ना कुछ टोल देना पड़ता था, और हुआ यही कि चोल एम्पायर ने इसको यहाँ पर क्या अटैक करके ये एरिया कैप्चर किया। तो यहाँ पर जर्नी, जो कहानी आज के लेक्चर की है, वो मैंने आपको क्रक्स में पूरी एक्सप्लेन कर दी पूरी तरीके से, कि किस प्रकार से जो चोलास, पहले कहीं ना कहीं उनका नाम और निशान नहीं था मैप में, वो पल्लवास के एक तरह से फ्यूडेटरी रहे होंगे, छोटी सी जगह उरायूर से वहां पर वो रहते थे, उरायूर में रहते थे, है ना। फिर कैसे उन्होंने ये जो एरिया तंजौर का था, वहां पर जो मोतारियार्स थे उनको डिफीट किया और तंजौर को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तंजौर कैप्चर करने के बाद अब वो यहाँ पर चोलास थे, वो धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सपैंड करेंगे और हर जगह पांड्यास को हराएंगे, चेरास को हराएंगे, पल्लवास को कैप्चर करेंगे, वेस्टर्न चालुक्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसके बाद तुंगभद्रा रिवर जो है वो उनकी बाउंड्री बन जाएगी, ईस्टर्न चालुक्य के साथ वो यहाँ पर मैट्रिमोनियल लाइंस कर देंगे। तो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या घटने वाला है वो बता दिया, और इसी को अब धीमे धीमे यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझते चले जाएंगे। आई होप द पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि यही है पूरी कहानी जो हमें चोल अंपायर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। ये इसका पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री की जहां पूरा हमने समझ लिया। चलिए अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इंपीरियल चोलास का जो एक्सटेंट है वो साउथ इंडिया में डीप साउथ तक काफी था, हमने देखा अभी मैप के अंदर डीप साउथ तक था। हमने देखा कि आंध्र प्रदेश का एरिया भी कैप्चर कर रखा है उन्होंने, ठीक है। हमने देखा कि श्रीलंका वाला पोर्शन भी कैप्चर किया, वो भी हुआ था, और मालदीव्स को भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, उनके जो आइलैंड्स थे। तो चोलास ने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर किया। नॉट ओनली दिस, मलेशिया वाले आइलैंड्स हो गए, सुमात्रा, जावा, ये सब जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको चोलास एक्सटेंट देखने को, ठीक है। और यही चोलास बाद में चल के इंपीरियल चोलास बोलेंगे जब इनका एक्सपेंशन होगा। तो हमने देखा कि चोलास का एक्सटेंट डीप साउथ में था, अभी हमने पूरा मैप भी समझा, डीप साउथ में था। डीप साउथ की बात करेंगे तो हम समझ रहे हैं कि भाई डीप साउथ मतलब जहां पर चेरा, पांड्यास, ये सब एरियाज थे, तो डीप साउथ तक इनका कंट्रोल हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई ये जो चोला वाले लोग थे, ये आंध्र प्रदेश पे भी कैपिटल किए हुए थे, आंध्र पे उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि नीचे जो इंडिया के आपको श्रीलंका मिलेगा, तो श्रीलंका पे भी इन्होंने क्या किया, अटैक किया था, और वहां के राजा को पकड़ के ले आए थे, राजा और रानी को पकड़ के यहाँ पर इंडिया ले आए थे। पहले तो कोशिश किया, जब अटैक किया तो श्रीलंका का राजा महेंद्र नाम था उसका, वो नॉट वर्मन, महेंद्र नाम था, वो साउथ भाग गया, साउथ श्रीलंका भाग गया, और नॉर्थ श्रीलंका पे कैप्चर जो रूल है वो यहाँ पर चोलास का हो जाता है, ठीक है। तो वो देखेंगे, और साथ ही में मालदीव्स के ऊपर भी इस प्रकार से जो है वो एक्सटेंट इन्होंने अपना स्थापित कर लिया था। नॉट ओनली दिस, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका जो कंट्रीज है सुमात्रा, जावा वाले, उस पर भी यहाँ कंट्रोल किया था, ठीक है। तो आपका जो मलाया आइलैंड्स हैं, जो आपके मलाया आइलैंड्स हैं, उस पे यहाँ पर कंट्रोल इनका हो गया था। मलाया आइलैंड्स पे भी कंट्रोल जो है देखने को मिल रहा है, और मलाया आइलैंड्स इंक्लूड व्हाट, ये सब कुछ इंक्लूड कर रहा है। लाइक आप देखोगे तो यहाँ पर मलेशिया हो गया, ठीक है, आपका मलेशिया आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आपका यहाँ पर सुमात्रा आ जाएगा, और आपका इसमें जावा आ जाएगा। ये सब जो है इनका एक्सटेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सटेंट है चोला अंपायर का। अब जो कहानी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि किस प्रकार से इनका ये स्टार्ट होता है, तो वो आप एक बार आप चाहो तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, आप समझने के लिए इसको देख सकते हैं। समझने के लिए होपफुली आपको सही दिख रहा हो, हाँ ठीक है। जरा देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज पांड्या का, ये वाला पोर्शन ऐसे कर लो, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो पांड्या का, ये वाला पोर्शन जो है केरला का था,
ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन जो है वो पल्लवास का है। यहाँ पर एक नदी बह रही है और उस नदी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज द रिवर, ये नदी को हम लोग बोल रहे हैं कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी के हमको साइड में ही यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको तंजौर मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा तंजौर हो गया। ठीक बात है, यहाँ तंजौर से भी कौन रूल कर रहे हैं, मुतरियार्स रूल कर रहे हैं, मुतरियार्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं। ठीक बात है। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, दिस इज द एरिया ऑफ पल्लवास, ये पूरा एरिया पे पल्लवास का कंट्रोल है। ठीक है, पल्लवास यहाँ पर रूल कर रहे हैं। पल्लवास का भी याद करिए, पीछे जाएंगे तो पल्लवास भी फ्यूडिटरी थे किसके, दे वर द फ्यूडिटरी ऑफ सातवाहनास। याद करिए, सातवाहना ने जब टोंडाई मंडलम के एरिया को कैप्चर कर लिया था तो पल्लवास को दे दिया था गवर्न करने के लिए, है ना। तो वो चीज़ हो गया। अब उसमें तो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बट समझ रहे हैं आप यहाँ पर ये कावेरी नदी के किनारे यहाँ बसा हुआ है। एक तो ये हो गया। इधर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि दिस एरिया, ये वाला पूरा जो एरिया है ये आपका वेस्टर्न चालुक्यास का एरिया हो गया। ठीक है, मैं इसको WC से लिख देता हूँ समझने के लिए। वेस्टर्न चालुक्यास का एरिया हो गया। और वेस्टर्न चालुक्यास कहाँ से रूल कर रहे थे, ये रूल कर रहे थे कल्याणी से। कहाँ से कर रहे थे, कल्याणी से रूल कर रहे थे। ठीक बात है। ये वाला जो एरिया हो गया दिस वन, ये वाला हमने देखा कि ये पूरा एरिया जो है ये ईस्टर्न चालुक्यास का हो गया। और ये लोग कहाँ से रूल कर रहे थे, दे वर रूलिंग फ्रॉम वेंगी। कहाँ से कर रहे थे, वेंगी से रूल कर रहे थे। ठीक है, तो आप देखो कि कैसे यहाँ पर जब एक टाइम पे ये छोटा सा एरिया तंजौर का, यहाँ पर ये उरायू मुतैयार रूल कर रहे थे, तो हुआ क्या कि चोला के यहाँ पर जो रूलर थे, मैं इसको साइड लिख देता हूँ, इसको कहानी थोड़ा याद रखिएगा कि जो चोला के रूलर हैं वो क्या करेंगे, वो मुतैयार्स के ऊपर अटैक करेंगे। मुतैयार पे अटैक्ड मुतैयार्स, अटैक्ड मुतैयार्स, मुतैयार पर अटैक किया गया। मुतैयार पर अटैक करने के बाद क्या किया इन्होंने, चोलास established themselves इन तंजौर, और तंजौर में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है ना। तो इनके जो फाउंडर हो गए चोलास के, वो कौन हो गए, विजयाला हो गए, विजयालया होगा, ये इनके फाउंडर हो गए। ठीक है, कहानी को थोड़ा समझते चलेंगे तो आपके लिए आसानी होती रहेगी। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली अब ये जो एक्सपेंशन यहाँ पर शुरू होगा, ये एक्सपेंशन आगे बढ़ता है। ये पूरा एरिया जो आपका यहाँ बर्मा का एरिया है, इस पे कैप्चर किया उन्होंने। फिर आपको नीचे जो थाईलैंड का एरिया मिलेगा, यहाँ पर भी कैप्चर किया गया, है ना। ये लाइन आप देखोगे तो बना सकता हूँ इस लाइन को ऐसे ऐसे कुछ समझने के लिए। ये पूरा एरिया जो है वो कैप्चर किया गया। एंड देन यू विल फाइंड हियर यू विल फाइंड द इंडोनेशिया, मलेशिया आपको यहाँ मिलेगा, सिंगापुर आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो एरियाज थे इस पर यहाँ पर कैप्चर जो है किया गया। इस जगह पे मैंने आपको बताया कि ये पूरा एरिया यहाँ पर था कौन, शैलेंद्र डायनेस्टी रूल कर रही थी। शैलेंद्र डायनेस्टी थी जो यहाँ रूल कर रही थी, और ये डायनेस्टी श्री विजया अंपायर के अंदर आती थी। श्री विजया अंपायर, ये अलग है, विजयाला अलग है, ये श्री विजया अंपायर के अंदर आ रही है। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई इस पर भी कंट्रोल करना था, तो अल्टीमेटली चोलास जो है वो उस पर भी कंट्रोल करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो मैं अगर समझाने की बात करूं, कोशिश करूं, तो ये पूरा टेरिटरी आप जो देख रहे हो, ये पूरा चोलास के अंदर यहाँ पर आ गया था, ये पूरा चोलास के अंदर था। ठीक है, और कहीं कहीं ये डायरेक्टली गवर्न कर रहे थे, तो कहीं कहीं ये इनडायरेक्टली गवर्न करते थे। और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, ये इट कन्वर्टेड लाइक इनटू अ लेक। ये चोलास के लिए एक लेक जैसा हो गया था, बे ऑफ बंगाल उनके लिए एक लेक जैसा हो गया। फिर एक लेक यहाँ से वहाँ ऐसे क्रॉस करते थे, यहाँ से इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज ऐसे ऐसे पहुंच जाते थे जैसे उनके लिए खिलवाड़ हो, स्पोर्ट्स हो। तो वो एक तरह का बोटिंग होने लगा था उनके लिए। तो चोला इस प्रकार से अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। आई होप द एंटायर पिक्चर इज क्लियर। मैंने आपको डायग्राम इसलिए बताया क्योंकि जब हम कहानी डिस्कस करेंगे तो कभी अटैक दिखाएंगे कि इन पे किया, कभी अटैक इन पे किया, कभी इन पे अटैक किया, थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप रियल पिक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग कहानी। और ये बातें हम लोग ने समझ ली कैसे क्या अभी तक चल रहा है। राइट, नाउ जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो रूलर्स थे ना, ये जो रूलर्स थे चोला वाले, ये वही हैं कि नहीं जो पहले रूल करते थे संगम टाइम पे, ये हमको नहीं पता। बट ये बात जरूर पता है कि पल्लवास के अंडर ये काम करते थे, ये उनके फ्यूडिटरीज रहे होंगे और आयूर से रूल कर रहे थे। और बाद में चल के यही चोलास इंपीरियल चोलास बने, और इंपीरियल चोलास को बनाने में जो रोल था वो इनके यहाँ पर जो रूलर्स हैं उन्होंने प्ले किया था। तो एक बार हम लोग उस लिस्ट को भी देख ही लेते हैं, कौन कौन से वो रूलर्स हैं जो यहाँ पर रूल करते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि चोला अंपायर से। देखिए सबसे पहले बात आएगी तो इनके फाउंडर की आएगी, और फाउंडर जो है वो कौन हो गए इनके, हु वाज द फाउंडर, फाउंडर थे विजयाला, है ना, फाउंडर थे विजयालया। ये फाउंडर हो गए किसके, चोला अंपायर के। क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखोगे जो गद्दी बैठते हैं और रूल करते हैं, ही वाज आदित्य। ठीक है, ही वाज नेम वाज आदित्य।
ठीक है। और आदित्य ये रूलर है जिन्होंने आप देखोगे कि पल्लवा को यहाँ पर डिफीट कर दिया था। पल्लवा के किंग जो है अपराजिता, उनको हरा दिया। अब देखो पहला अटैक यहाँ से शुरू हुआ। विजयालय ने फाउंडर कैसे बने? उन्होंने वही मुतरियाज को हरा के तंजौर पे अपनी क्या चीजें स्थापित कर दी। तो आप चाहो तो उसको मेंशन कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि डिफीटेड मुतरियार्स इनको डिफीट किया एंड एस्टैब्लिश्ड themselves कहां पर? established themselves in where? in तंजौर। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। हम आदित्य की बात करेंगे तो ये रूलर है। अब स्टार्टिंग जब हुई तंजावर में आ गए, जब आप तंजावर पर कंट्रोल कर रहे हो ये वाला एरिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने पल्लवास के अंदर कुछ कंट्रोल कर लिया। अब पल्लवास को हराने की आप जो कोशिशें हैं वो शुरू होगी। तो आदित्य ने यहां पर डिफीटेड पल्लवा रूलर, पल्लवा के रूलर जिसका नाम क्या था? अपराजिता। थोड़ा सा ये ना इसको इधर ऐसे लिख लो ताकि सारे नाम इसमें आ जाए। डिफीटेड, ऊपर से लिख देता हूं, डिफीटेड पल्लवा रूलर, नाम क्या है? अपराजिता। नाम में है अपराजिता और वैसे हार गया। तो आदित्य ने जो है अपराजिता को हरा दिया और पल्लवास के एक बहुत बड़े पोर्शन पे अपना कंट्रोल जो है स्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो रूलर बनते हैं, हिज नेम वाज परंटक। अब याद करिए ये नाम आपने सुना होगा, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था परंटका। अब परंटका ये वही है जिनको राष्ट्रकूट के राजा ने गोविंद कृष्णाथ्री ने हरा दिया था। याद करिए, है ना, याद आ रहा है, क्लियर है। तो राष्ट्रकूट किंग जो है कृष्णथ्री ने इनको हरा दिया था, तो भी आप मेंशन कर लीजिए। याद करिए, राष्ट्रकूट किंग, राष्ट्रकूट के राजा कृष्णा 3। अब बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेंशन होने लगा था, पल्लवास के ऊपर एक्सपैंड कर दिया था इन्होंने, पल्लवास को कैप्चर कर लिया था चोलाज ने। बट राष्ट्रकूट के किंग जो है जिनका नाम था कृष्ण 3, वो फाइनली डिफीट कर देते हैं, डिफीटेड परंटक। और परंटक को डिफीट करने के बाद एक बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा था चोलास को, क्योंकि जो उनका यहाँ पर कोशिश था कि हम एक्सपैंड करेंगे और हम एक्सपैंड करके हम ये कब्जा करने वाले हैं, हम पूरे एरिया को कब्जा करेंगे, वो उनका सपना थोड़ा चकनाचूर हो गया। तो परंटक की डिफीट के साथ चोलास जो है सेटबैक हो गए और उनको थोड़ा यहाँ धक्का लगा। ठीक है, और ये जो बैटल हुई थी, इस बैटल को यहाँ पर बोला जाता है बैटल ऑफ तक्कोलम। प्लीज नोट करिएगा, ये जो यहाँ लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, ये जो बैटल यहाँ पर हुई है, इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, बैटल ऑफ तक्कोलम। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को याद रखिए, बैटल ऑफ तक्कोलम। क्लियर हो गया, सिंपल है। अब यहां के बाद, परंटक के बाद, अब ये लगा कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि यहां से चीजें बिगड़ रही थी और राष्ट्रकूट जो है वो अपने पावर में आ गए थे और राष्ट्रकूट ने परंटक को हरा दिया था। तो जो एरिया अभी तक पल्लवास के ऊपर कैप्चर किया था चोलाज ने, वो उनके हाथ से फिर निकल गया और चोलाज फिर एक जगह सिकुड़ के बैठ गए। लेकिन 40 ईयर्स के बाद अब आप देखोगे चोलाज जो है फिर से रिवाइव करते हैं। और अब जब चोलाज रिवाइव करेंगे तो राजा कौन है? राजा इज राजा राजावन। ये राजा का नाम है राजा राजावन। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, हिज नेम इज राजेंद्र वन। ये दो रूलर्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में डिटेल से बातें जो है वो यहाँ पर दी गई। ठीक है, इन दोनों को हमें डिटेल से पढ़ना है। लेकिन एक बात समझिएगा कि जब राजा राजा वन का रूल आया तो राजा राजा ने काफी अच्छा अपनी पावर को शोकेस किया। और फिर उसके बाद अब हुए पावर कैसे शोकेस कर पाया? क्यों? क्योंकि एक रीजन ये था कि जो राष्ट्रकूट का राजा था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, अब वो फाइनली एंड हो गई थी। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड हो गई तो अब कोई चैलेंज नहीं था जो चोलास के लिए बड़ा चैलेंज हो, और इसलिए राजा राजावन जो है अपने आप को स्थापित कर पाता है। ठीक है, और राज राजवन जब अपने आप को स्थापित करेगा, काफी सारी चीजें करी। फिर उसने आप देखोगे तो पहले वो डिफीट करेगा पांड्यास को, फिर वो डिफीट करेगा चेरास को, पहले डिफीट करेगा चेरास को, फिर डिफीट करेगा पांड्यास को, फिर मैसूर क्राउन। सब मैं आपको लिखवा देता हूँ कैसे कैसे कहानी चलती है। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखोगे, जो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोलुटुंगा वन जो है वो रूल करते हैं। एक्चुअली राजेंद्र प्रथम के ये यहाँ पर लड़के होते हैं, ठीक है, सॉरी ग्रैंडसन होता है। राजेंद्र वन ने अपनी बेटी की शादी करी होती है ईस्टर्न चालुक्यास की वेंगी की लड़की के साथ, सॉरी ईस्टर्न चालुक्यास के अपने के राजा के साथ अपनी बेटी की शादी कर दिया। उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था कोलुटुंगा वन। तो कोलुटुंगा वन जो है वो यहाँ पर रूल करता है। ठीक है, तो अभी इतना आप मेंशन कर लीजिए, कोलुटुंगा
कोलुटुंगा 1, ठीक है। और ऐसे ही आप देखोगे कोलुटुंगा 2 और कोलुटुंगा 3 यहां पर जो है वो आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से, नॉट 3, राजेंद्र, ठीक। तो कोलुटुंगा 1 और कोलुटुंगा 2 और यहां पर राजेंद्र, इतना ही लिख लीजिए आप अभी फिलहाल के। चलिए, कोलुटुंगा। आई होप ये बात यहां तक सबको क्लियर हो गई होगी कि हमारी जो चोलास की डायनेस्टी है वो किस प्रकार से यहां पर आगे बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें फिलहाल के लिए यहां पर ये क्लियर हो गया विज्याला का पॉइंट, आदित्य वाला पॉइंट भी क्लियर होगा कि उन्होंने पल्लवा के रूलर अपराजिता को पराजित कर दिया फाइनली, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्या हुआ, पल्लवास का टेरिटोरियल एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया, कैप्चर्ड कैप्चर्ड टेरिटोरियल एरियाज, टेरिटोरियल एरिया ऑफ पल्लवास। पल्लवास का टेरिटोरियल एरिया जो है वो अब किसके हाथ में आ गया, आदित्य के हाथ में आ गया। लेकिन परांटक की जब हार हुई तो परांटक की हार के साथ जो हमको यहाँ पर मेंशन करना है, साथ में नोट कर लीजिएगा, परांटक की हार के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा कि जो कैपिटल थी तंजौर जो था, कांचीपुरम था, उसको पूरी तरह से रेड किया था राष्ट्रकूट के राजा ने, है ना। तो किंग राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड परांटका, और डिफीट करने के साथ साथ ये जो आपका यहाँ पर आपको दिखेगा तंजौर, है ना, जहां पर ये थे कांचीपुरम, इन एरियाज को बुरी तरह से रेड किया गया था, ठीक है। इन एरियाज को रेड किया गया था, ठीक है, बाय द राष्ट्रकूटाज। तो पूरी तरह से प्लंडर कर दिया, खत्म कर दिया। परंटका की बात यह है, तारीफ ये होती है कि भाई उसने पांड्यास को हरा तो दिया था, भाई यहाँ देखो परंटका ने क्या किया, भाई पांड्यास को भी हराया। परंटका, ये लिख लीजिए इस चीज को, डिफीटेड पांड्यास, ये इसका एक यहाँ पर रोल था, पांड्यास को हरा दिया था। और पांड्यास को हराने के बाद क्या हुआ, उसने पांड्या के ऊपर कैप्चर किया और पल्लवास के ऊपर कैप्चर हो ही गया था। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है चीजें जो है वो बढ़ रही थी। डिफीटेड पांड्यास एंड कैप्चर्ड मदुराई, कैप्चर्ड मदुराई को यहाँ पर कैप्चर कर, यानी कि पांड्या की कैपिटल जो है मदुराई, उसे कैप्चर कर लिया। थोड़ा एक बार इस वाले डायग्राम में समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं कि कैसे एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है। प्लीज सी एवरीवन, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। भाई यहाँ से ये लोग शुरू करते हैं और ये पूरा टेरिटरी जो है वो देखो कैसे वो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये देखो पल्लवा के रूलर को पहले हराया, अपराजिता को हरा दिया, और अपराजिता को हराने के बाद ये टेरिटरी जो है वो किसके अंदर आ गया, ये टेरिटरी आप देखोगे तो अब चोलास के अंदर आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसने अभी क्या किया कि अभी परंटक वन ने पांड्या के रूलर को हरा दिया, यानी कि अब ये वाला टेरिटरी भी जो है वो चोलास के अंदर आना स्टार्ट हो गया। इतने बड़े एरिया में अब देखो चोलास अपने आप को स्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं। ये एरिया था जहां पर चोलास जो है अपने आप को स्टैब्लिश करे हुए हैं। नाउ बट द पॉइंट इज कि अब हुआ क्या कि राष्ट्रकूट जो यहाँ पर पहले रूल कर रहे थे, वेस्टर्न चालुक्य से पहले यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर राष्ट्रकूट हुआ करते थे। वेस्टर्न चालुक्य से पहले यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर राष्ट्रकूट हुआ करते थे, याद है ना, ये तो यहाँ तो याद है ना, राष्ट्रकूट हुआ करते थे, हमने चार्ट में भी देखा है। तो राष्ट्रकूट जो है वो क्या करते हैं, वो एक तरह से इन पर अटैक करते हैं, और अटैक करते हैं तो परांटक को हरा देते हैं। इसके हारने की वजह से पांड्यास भी अपने आप को देखते हैं कि भाई मैं भी थोड़ा वीक पड़ गया है, ये चोलास वीक पड़ गए, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं, और पल्लवास की टेरिटरी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिक्लेम हो जाती है और कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल जाती है, और फिर से जो है चोलास एक छोटे से एरिया में अपने आप को पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब चोला की कहानी को लिखने के लिए राजा आ रहे थे, राजा 1। चलिए, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया ना कि राष्ट्रकूट का अटैक हुआ, राष्ट्रकूट के अटैक की वजह से ये लोग ढीले पड़ गए, और फिर जब रिवाइव करते हैं तो राजा 1 के हाथों में करेंगे, उनके टाइम पीरियड में करेंगे। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो ये कि राष्ट्रकूट की पावर जो है वो डिक्लाइन कर गई थी 975 एडी में, और दूसरा राजा 1 एक कॉम्पिटेंट रूलर जो है वो चोलास के रूलर बन गए थे, ठीक है। चलिए इस चीज को यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि अब ये चीज देखिए, यहां पर ऐसे समझिए कि राष्ट्रकूट के किंग, लिख लीजिए आप लोग चाहे इसको, राष्ट्रकूट के किंग नाम क्या था, कृष्णा 3। ये अटैक करते हैं किस पे, परंटक पे, याद आया, हाँ सर, परंटका 1 पे अटैक किया। परंटका 1 पे अटैक किया तो परंटका 1 इस बैटल में हुआ क्या कि परंटका इज डिफीटेड, परंटका ऐसे लिख लीजिए, परंटका फाइनली आप देखोगे तो डिफीट हो गया, और चोलास फेस्ड सेटबैक,
एक बड़ा सेटबैक जो है वो चोलाज ने यहाँ पर फेस किया। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि 40 इयर्स के बाद रिवाइवल होता है चोलाज, रिवाइवल ऑफ चोलाज हमको देखने को मिलता है। और रीजन क्या था रिवाइवल का? दो रीजंस थे। एक तो ये कि राष्ट्रकूटाज जो पावरफुल इनके कॉम्पिटिटर थे, राष्ट्रकूटाज आप देखोगे तो डिक्लाइन कर गए हैं तब 985 एडी में। तो अब कोई खास कॉम्पिटिटर बचा नहीं है। ऑलरेडी पल्लवास को और पांड्यास को जो कैप्चर कर ही चुके थे, वो तो राष्ट्रकूटा की वजह से हाथ से निकल गया। और दूसरी बात, अब एक कॉम्पिटेंट रूलर दैट इज राजा वन, ये अब गद्दी पे बैठे हैं। ठीक है ना, ये अब गद्दी पे ही बिकम्स किंग। नाउ प्लीज गिव द हेडिंग राज वन। कहानी जो है वो राज वन की हमें यहां पर बेसिकली पढ़नी है। आइए हेडिंग दे दीजिए राजा वन, राजा वन या राज प्रथम, जो भी आप यहां देखेंगे लिख सकते हैं। हिंदी में जनरली किताबों में इसको राज प्रथम करके लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनके जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं, क्या जो है वो राज प्रथम ने यहां पर किया है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है बट ठीक है, एनीवे वी विल कवर इट। हम कोशिश करेंगे इसे कवर करने की। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग ना एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी को रीड जरूर करिएगा। चलिए देखिए, राज वन की बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स इनके यहाँ पर थे, मतलब दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे उनके स्टेप्स के। कुछ स्टेप उन्होंने डोमेस्टिकली लिए, और कुछ स्टेप उनके जो है वो फॉरेन स्टेप्स थे, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कुछ इंटरनल स्टेप्स लिए, कुछ एक्सटर्नल स्टेप्स यहाँ पर लिए। तो याद करने के लिए डोमेस्टिक और फॉरेन करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो डोमेस्टिक में तो यहाँ पर कई सारी चीजें करेंगे, ये बताता हूँ क्या क्या, लेकिन पहले आप फॉरेन को लिख लीजिए। फॉरेन में इनके दो बड़े अचीवमेंट्स यहाँ पर थे। एक बड़ा अचीवमेंट था श्रीलंका, इस पे वो कैप्चर कर लेते हैं, है ना, श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई करते हैं राज वन। और जब श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो वहां के जो रूलर थे महेंद्र, ठीक है, महेंद्र रन्स टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, ये कब हुआ? जब राज वन ने अटैक किया श्रीलंका के ऊपर, तो वहां पर जो उनका राजा था वो साउथ श्रीलंका भाग गया, और नॉर्थ श्रीलंका में क्या हुआ, राज वन का रूल स्थापित हो गया। तो श्रीलंका का यहां पर रूलर है महेंद्र रन्स टुवर्ड्स साउथ व्हेन राजा वन अटैक्स श्रीलंका। ठीक है, एक तो ये हो गया, बात समझ में आ गया। अभी श्रीलंका पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया गया था, श्रीलंका को पूरी तरह से कैप्चर किया जाएगा राजेंद्र वन के टाइम पे, और श्रीलंका पूरी तरह से राजा को वहां के उठा के ले आएंगे, यानी कि किंग ऑफ श्रीलंका एंड क्वीन को उठा के इंडिया ले आएंगे। तो पहला हो गया फॉरेन स्टेप में उनका श्रीलंका पे कब्जा किया। दूसरा देखेंगे आप, मालदीव्स के अगेंस्ट एक नेवल एक्सपेडिशन किया था। मालदीव्स के अगेंस्ट नेवल एक्सपेडिशन किया गया था, और जिसमें ये सक्सेसफुल हुए थे और मालदीव्स को भी अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, ये सारा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही जानने को है। अब डोमेस्टिक की बात करेंगे तो कुछ स्टेप्स हैं जो उन्होंने लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बोलेंगे कि चेरास को हराया, चेरास को डिफीट किया। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से पांड्यास को भी डिफीट किया गया, हम देखेंगे किस प्रकार से, आप देखो कि जो मैसूर वाला एरिया है उन एरिया को भी कैप्चर किया गया था। मैं बताऊंगा कौन कौन सा एरिया है, मैसूर का जो एरिया है उसे यहाँ कैप्चर किया गया। उसके अलावा आप देखोगे तो वेस्टर्न चालुक्या वाला एरिया, ठीक है, ये सब देख चुके हैं हम लोग। और साथ में डोमेस्टिक में एक ईस्टर्न चालुक्या का एरिया हो गया, जहां पर जो वेंगीज वाले चालुक्या थे उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करेगा, है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेगा। ठीक है, आई होप ये बात यहाँ समझ में आ गई आप लोगों को। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न चालुक्या के साथ कहानी क्या है, कहानी इसकी समझ लो, कहानी समझो, बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की ऐसा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। वेस्टर्न चालुक्या कहाँ से रूल कर रहे हैं, ये रूल कर रहे हैं कल्याणी से। चलो एक काम करता हूँ ना, इसको मैं अलग करके लिखवा देता हूँ, वरना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। चलिए एक डायग्राम यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको बना लीजिए, और इस डायग्राम में हम लोग पूरा जो यहाँ पर राज वन की जितने भी यहाँ पर अचीवमेंट्स थे उन सबको यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला, जब हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं यहाँ चेरा राजा की, जिनका नाम था भास्कर रवि वर्मन। ठीक है, भास्कर रवि वर्मन। चलिए देखिए, नोट करिएगा, चेरा के यहाँ पर राजा थे, चेरा के यहाँ पर किंग थे, जिनका नाम था भास्कर रवि वर्मन। ठीक है, भास्कर रवि। और ये इनकी टेरिटरी, इनके ऊपर क्या किया गया, चेरा के किंग के ऊपर नेवल अटैक किया गया।
किसने? नेवल अटैक किया किसने? ऑब्वियसली चोलाज ने। और नेवल अटैक में इनको डिफीट कर दिया। जो आपके भास्कर रवि हैं ये डिफीटेड, हार गए, और हारने के बाद इनकी टेरिटरी भी यहां से चली गई। टेरिटरीज ऑल्सो लॉस्ट, ठीक है, टेरिटरीज लॉस्ट। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा यहां पर, फिर हम बात करेंगे कि एक बार जब उन्होंने चेरा के रूलर को हरा दिया, अब वो मुड़े किसकी तरफ? पांड्या की तरफ, ठीक है। तो अगली बारी थी पांड्या की। पांड्या के यहां पर रूलर थे। पांड्या के रूलर का नाम क्या था? लिखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, अंबरा भुजंगा, अंबरा भुजंगा, ठीक है। अब ये रूलर थे पांड्या के, और इनको भी यहां डिफीट किया, और डिफीट करके इनकी टेरिटरी भी अपने कब्जे में यहां पर ले ली थी, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। डिफीटेड एंड टेरिटरीज टेकन, टेरिटरीज टेकन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो लिखवा रहा हूं बस। सी पॉइंट, मैसूर की कुछ एरियाज थे, मैसूर के कुछ एरियाज थे। आपको 3 इंपॉर्टेंट एरियाज मिलेंगे वहां के, गंगावाड़ी, फिर आगे लिखिएगा तड़ीगाई पाड़ी और नुलंबा पाड़ी। गंगावाड़ी, टोडई पाड़ी, ये सब चीजें लिख लो, नाम है थोड़े थोड़े, ये पता होने चाहिए, ठीक है। ताड़ीगई पाड़ी, ठीक है, एक ये नाम हो गया। इसके अलावा एक नाम और लिखेंगे आप लोग, और वो है नोलंबा पाड़ी। तो ये मैसूर वाला एरिया के अराउंड था, ठीक है, उसको भी यहां पर कैप्चर कर लिया और इन टेरिटरीज को भी यहां पर जीत लिया, ठीक है। एक ये चीज हो गया। सी, फिर उसके बाद आइए यहां पर वेस्टर्न चालुक्यास की बात करते हैं। वेस्टर्न चालुक्यास के साथ कहानी क्या थी? वेस्टर्न चालुक्यास, अब वेस्टर्न चालुक्या के साथ ऐसा था, भाई ये लोग रूल करते थे कहां से? कल्याणी से। कहां से रूल कर रहे हैं? कल्याणी से रूल कर रहे हैं। अब वेस्टर्न चालुक्यास और चोलास के बीच में हमेशा एक बहुत बड़ा टसल रहा, ठीक है, इनके बीच में क्या रहा? टसल रहा। किसके साथ? टसल विद द चोलास। और ये दोनों लोग इस लड़ाई में लड़ते लड़ते एग्जॉस्ट हो रहे थे, कि थक रहे थे, और दोनों की पावर जो है वो खत्म हो रही थी। एंड दैट इज वाई फाइनली आप देखोगे कि ये लोग यहां पर डिसाइड करते हैं, और इनके बीच में जो डिसीजन था वो ये कि तुंगभद्रा को फाइनली अपने बीच की बाउंड्री मान लिया गया, कि आप लोग तुंगभद्रा के साइड नहीं आओगे, हम लोग तुंगभद्रा के आपके तरफ यानी कि डेक्कन की तरफ नहीं जाएंगे। तो तुंगभद्रा जो है वो नेचुरल बाउंड्री जो है तुंगभद्रा बन जाती है। थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, कि यहां पर मुझे और पॉइंटर्स भी लिखने हैं, आप भी ऐसी छोटा करके लिखिएगा। तुंगभद्रा एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म हो जाती है, एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गया? ये हो गया। अब इसके अलावा पॉइंट ई है ईस्टर्न चालुक्यास के साथ, ये भी देख लेते हैं, पॉइंट नंबर ई। अब ईस्टर्न चालुक्यास के साथ कहानी क्या है वो भी हमने डिस्कस किया। ईस्टर्न चालुक्या क्या, कि भाई ये कहां से रूल कर रहे हैं? वेंगी से रूल कर रहे हैं। अब यहां पर पहले क्या किया ईस्टर्न चालुक्यास के लिए, कि इनको पहले डिफीट किया, ठीक है। और ईस्टर्न चालुक्यास के उस वक्त रूलर जो थे वो कौन थे? शक्तिवर्मन और विमलादित्य। देखो ईस्टर्न चालुक्यास के यहां पर आपको रूलर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन रूलर्स हैं? एक आपको मिलेंगे रूलर शक्तिवर्मन, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट, यस, शक्तिवर्मन, ये एक रूलर थे। और इसके अलावा आपको एक रूलर और मिलेंगे, एंड ही इज विमलादित्य, ठीक है। ये रूलर्स थे ईस्टर्न चालुक्यास के, और जब चोलास का अटैक हुआ तो इनको डिफीट कर दिया, डिफीटेड, ये हार गए, और हारने के बाद प्लस हरा तो दिया, प्लस मैट्रिमोनियल लाइंस हो गई, मैट्रिमोनियल लाइंस हो गया, यानी कि शादी यहां पर इन दोनों घरानों, इन दोनों स्टेट्स के बीच में एक मैट्रिमोनियल लाइंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मैट्रिमोनियल लाइंस जो है वो फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर क्या मैट्रिमोनियल लाइंस होता है कि जो राजराज प्रथम की यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है, इसका नाम जो है कुंदाबाई होता है, उसकी शादी विमलादित्य से करा देते हैं। यानी कि मैट्रिमोनियल लाइंस किसका किसका हुआ? मैट्रिमोनियल लाइंस होता है यहाँ पर, सर लिख लीजिएगा, कि भाई जो राजा वन की जो डॉटर थी, राजा वन की डॉटर, उसकी शादी जो है वो करा दी गई किससे? मैरिड टू किससे? ये विमलादित्य। इसलिए आपको मैंने इसका नाम भी ऊपर बताया था, विमला आदित्य, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। अब नाउ और क्या बचा हुआ है? कोई और
हमने सभी देख लिया, चेरा देख लिया, पांड्या देख लिया, मैसूर वाला पोर्शन, यहाँ पर 3 पोर्शन थे, गंगावाड़ी, तडिगाई पाड़ी और नोलंबा पाड़ी देख लिया। इसको भी एरियाज कैप्चर कर लिए। ये एरिया कहाँ लाई करते हैं एक बार देख लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं क्या हुआ एक्सपेंशन के नाम पे और क्या क्या हुआ। एक्सपेंशन के नाम पे हुआ ये कि एक बार जब ये फिर से शुरू हुए राजा राजावन के टाइम पे, तो पल्लवास को कैप्चर किया, है ना। ये चेरास को भी अपने अंडर ले आए, है ना। पहले तो चेरास को अंडर में लाए थे, हाँ, चेरास भी कंट्रोल में आ गया। अब चेरास भी कंट्रोल में है, फिर पांड्यास को वापस से रीगेन कर लिया था। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं इसको ऐसा बना सकता हूं कि ये कुछ ये आपको दिख रही है, दिस इज द रिवर, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। और इसके नीचे जो आप समझोगे कि इसको, ये मैसूर वाले पोर्शन यहाँ पर आप देखोगे जो एरियाज था उसे भी कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। और ईस्टर्न चालुक्या के साथ यहाँ पर कर ली गई क्या, ईस्टर्न चालुक्या के साथ कर ली गई थी मैट्रिमोनियल लाइंस। तो इस प्रकार से जो है राजराज वन के टाइम पे ये सारा जो आप देखोगे तो कंट्रोल में आ गया था। आप समझ रहे हो किस प्रकार से चोलाज ने अपनी पावर को स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड किया। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसमें इतना ही यहाँ पर समझना है, इससे ज्यादा डेप्थ में आपके एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं दिया गया है, ठीक है, राइट। और ये जो आपको एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की है, आई थिंक ये वे मोर देन सफिशिएंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए, बहुत है। और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है। सवाल आएगा तो इसमें से आ जाएगा, और नहीं होता है तो फिर ऐसा होता है ना कि यार फिर तो सिलेबस आता है, हिस्ट्री का कोई एंड नहीं होता है। तो वहाँ से अभी सवाल ऐसे आए नहीं है, आए हैं तो इन्हीं जगह से आए हुए हैं, इसलिए आप इसको फोकस करके अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर एक आध चीज़ मुझे और बतानी है आपको कि राजराज प्रथम ने टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी इसका इंपॉर्टेंट है, और वो ऐसे समझ लीजिएगा कि राजराज प्रथम ने और राजेंद्र प्रथम ने दोनों ने ही आप देखोगे तो टेम्पल बनाए थे, और एक कॉमन टेम्पल था, मतलब कॉमन इन द सेंस कि दोनों ने बृहस्पति टेम्पल बनाया था। राजराज वन ने उस टेम्पल को बनाया था तंजौर में, राजेंद्र वन ने उस टेम्पल बृहस्पति टेम्पल को बनवाया था गंगाई कोंडम चोलापुरम में, ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम में बनवाया था, ठीक है। तो ये बृहस्पति टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो हमने पढ़ा है ये राजा राजा वन के स्टेप्स के बारे में पढ़ा। राजा राजा वन जब गद्दी बैठे तो इन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इनका यहाँ पर ये टेम्पल भी लिख लीजिए, बृहदेश्वरा टेम्पल, टेम्पल के लिए काफी जाने गए, और ये बनवाया इन्होंने कहां पर, तंजौर में, तंजौर। अब जब यहाँ पर राजराज प्रथम की डेथ होती है, उससे पहले ही हम देखेंगे कि उसके मरने से पहले ही राजराज प्रथम के टाइम में ही हम देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम को सब कुछ सिखा दिया गया था और उसको पूरा अपना उत्तराधिकारी पहले ही बना दिया गया था। और जब यहाँ पर डेथ होती है राजा राजा वन की, राजेंद्र प्रथम जो है वो गद्दी बैठता है। अब राजेंद्र प्रथम गद्दी बैठा तो इसको सबसे पहले ही सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, सारी उसको नॉलेज पहले से है, तो ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगा पूरा अपने आप को स्थापित करने में, ये ऑलरेडी पहले से ही पूरा पका पकाया आदमी था। तो जब ये गद्दी बैठा तो लोगों को लगा, यानी कि जो और जो स्टेट थी जहाँ जहाँ चोलाज ने अपने आप को कैप्चर कर लिया था, अपना टेरिटरी स्थापित कर लिया था, उनको लगा कि राजेंद्र प्रथम से संभलेगा नहीं चीज़ें, और वो अब अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे, है ना। तो पांड्याज हो गए, चेराज हो गए, वेस्टर्न चालुक्याज हो गए, ईस्टर्न, सब लोग जो है ईस्टर्न चालुक्या को छोड़ के बाकी सब लोग ने कोशिश करी कि रिवोल्ट कर दे, और रिवोल्ट करने की रिवोल्ट किया भी किया, बट चोलाज ने सारे ही रिवोल्ट को अच्छे तरीके से सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो राजेंद्र वंश जब बैठा तो रिवोल्ट स्टार्टेड आफ्टर डेथ ऑफ राजा राजावन। जब राजा राजावन की डेथ हो जाती है तो उसका लड़का गद्दी बैठा, ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ राजा राजावन हुआ क्या, रिवोल्ट स्टार्टेड, रिवोल्ट शुरू हुए, बट राजेंद्र वन सप्रेस्ड ऑल रिवोल्ट्स, ठीक है। अब एक सवाल यहां पर यह बनता है आप लोगों के लिए, जो आप लोग लॉजिक से बता सकते हो कि रिवोल्ट स्टार्टेड हुए बट ईस्टर्न चालुक्याज नेवर रिवोल्टेड, व्हाई? ईस्टर्न चालुक्याज डिडंट रिवोल्ट, व्हाई? क्योंकि भाई इनके साथ मैट्रिमोनियल लाइंस बन चुका था, व्हाई? बिकॉज मैट्रिमोनियल लाइंस। तो ये बात का रियलाइजेशन राजेंद्र प्रथम को हुआ कि अच्छा सभी लोग ने यहां पर रिवोल्ट किया मेरे खिलाफ, लेकिन ईस्टर्न चालुक्याज ने नहीं किया। तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ा कारगर स्टेप है, मैट्रिमोनियल लाइंस कर लो, कोई आपसे वही नहीं करेगा, बगावत ही नहीं करेगा। तो अपने रिलेशंस को ईस्टर्न चालुक्याज के साथ और स्ट्रांग करने के लिए राजेंद्र वन ने फिर एक और मैट्रिमोनियल लाइंस कर लिया। अब इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लेट्स मूव अहेड और हम बात करते हैं राजेंद्र वन के सारे अचीवमेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए लेट्स राइट द अचीवमेंट्स ऑफ राजेंद्र वन। फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। आइए, अब इसके भी अचीवमेंट्स को आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, इसके अचीवमेंट्स को भी आप यहां मेंशन कर लीजिए। आइए एक एक करके सारे लिखते जाइएगा ताकि आपको दिमाग में बैठते चले जाएं। देखिए, पहला चीज ये है कि राजेंद्र वन, मैंने बताया था ना कि जब राज वन वॉज देयर, तो राज वन ने खाली श्रीलंका के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, और जब अटैक किया था तो नॉर्दर्न पार्ट से जो उनका राजा था भाग के चला गया था सदर्न पार्ट में। तो जब राजेंद्र वन गद्दी बैठा तो पहला काम जो उसका था कि ऑक्यूपाइड होल पार्ट ऑफ श्रीलंका, ऑक्यूपाइड होल पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के पूरे पोर्शन को यहां पर जो है वो ऑक्यूपाई जो है कर लिया गया था। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है ना, सारे काम जो उसके बाप ने खाली छोड़े थे अब वो यहां पूरे होंगे। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर डी, जब रिवोल्ट हुआ और रिवोल्ट में चेराज और पांड्याज अपने आप को वो करना चाहते हैं, आजाद करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने वो नहीं होने दिया और चेराज और पांड्याज की जो टेरिटरी है इनको रिकैप्चर कर लिया या रीऑक्यूपाइड रखा, या फिर रिवोल्ट होने ही नहीं दिया है समझ लीजिए। तो इसको आप ले सकते हो टेरिटरी को रिकैप्चर किया, टेरिटरीज जो अपने आप को आजाद कर रही थी ना, टेरिटरी को रिकैप्चर किया। इसलिए रिकैप्चर बोल रहा हूं क्योंकि यही लोग ने राजा वन के बनने के बाद, राजा वन की डेथ के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, तो उनकी टेरिटरीज को फिर से कैप्चर करना जरूरी था और राजेंद्र प्रथम ने यह काम किया। ठीक है, उसके अलावा देखिए सी पॉइंट, वेस्टर्न चालुक्यास ने भी देखा इस चीज को कि भैया राजा वन इज नो मोर, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा अपनी पावर का यहां पर प्रदर्शन करते हैं। और उस वक्त यहां पर इनके रूलर थे जयसिम्हा टू, तो इसको राजेंद्र वन ने यहां पर डिफीट कर दिया। ठीक है, डिफीटेड बाय राजेंद्र वन ने इनको हरा दिया। अब ये कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे वेस्टर्न चालुक्यास को आजाद कर दें, और मतलब कैसे हम कर दें और आजाद करें, मतलब इन द सेंस कि आजाद तो वैसे था, एक जो बाउंड्री थी ना तुंगभद्रा रिवर की, वो तुंगभद्रा रिवर की बाउंड्री को तोड़ दिया गया था और वेस्टर्न चालुक्यास ने नीचे वाला एरिया यानी कि इसको कैप्चर कर लिया था। मैं वापस से इस मैप पे आऊंगा अगर, तो अब हुआ ये कि जब राजेंद्र वन की यहाँ डेथ होती है तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो एरिया है ना वेस्टर्न चालुक्यास के हाथ में फिर से आ गया। ये वाला एरिया जो अभी तक चोलास का था और ये तुंगभद्रा वाज द डिवाइडिंग लाइन, तो वो खत्म हो गई और ये पूरा एरिया वेस्टर्न चालुक्यास ने फिर से ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक बात है, ये मतलब एक तरह से चोलास का जो रूल है वो यहां से खत्म हो गया, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, और पांड्याज ने और चेराज ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश करी, बट थिंग इज कि सबको यहां पर कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये वापस से फिर से जो है वो उसके हाथ में आ जाएगा। और कोशिश यहां पर वेस्टर्न चालुक्यास ने यह भी करी थी कि वेस्टर्न चालुक्यास ने ईस्टर्न चालुक्यास के ऊपर भी अटैक किया था और ये वाला पोर्शन अपने हाथ में कर लिया था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने ये जो वेस्टर्न चालुक्या के राजा थे जयसिम्हा टू को हराकर ये ईस्टर्न चालुक्यास वापस अपने हाथ में लिया, मैट्रिमोनियल लाइंस थी उनको हेल्प करा और ये जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था यहाँ पर वेस्टर्न चालुक्यास ने वो भी उनके हाथ से छीन लिया। तो राजेंद्र प्रथम ने अभी भी यहाँ पर थोड़ी बागडोर को संभाल रखा था। क्लियर हो गया? ठीक है, और तुंगभद्रा रिवर एक बार फिर से बाउंड्री बन जाती है इन दोनों के बीच की। ठीक है, तो इसको यहाँ नोट कर लीजिए, इस चीज को यहाँ पर आप प्लीज नोट कर लीजिए कि भाई वेस्टर्न चालुक्या के रूलर थे जयसिम्हा टू, आई थिंक नाम सही लिख रहा हूं मैं, हाँ जयसिम्हा टू, इनको डिफीट किया और डिफीट करने के बाद तुंगभद्रा अगेन बिकेम द नेचुरल बाउंड्री भाई तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल का चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं। चोलास के बारे में कैसे वो छोटे से जगह से रूल कर रहे हैं, कहानी सिर्फ इतनी है कैसे वो एक्सपैंड करेंगे, और जब एक्सपैंड करेंगे कभी हारेंगे तो कभी जीतेंगे, कहानी इतनी है भैया, समझ रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं है, बस फॉलो करते चले जाओ। पॉइंट नंबर सी इज क्लियर। पॉइंट नंबर डी पे आइए। अब भाई जो अपने पापा से सीखा था उसने, तो ईस्टर्न चालुक्यास के साथ राजेंद्र वन ने क्या किया, मैट्रिमोनियल लाइंस कर लिया, फिर से एक और शादी करवा दी अपने खानदान से, इस खानदान में मैट्रिमोनियल लाइंस हुआ, ताकि क्यों हुआ, फॉर मोर डीपर टाइज, ताकि और डीपर टाइज जो है वो इन दोनों के बीच में बन जाए, फॉर मोर डीपर टाइज। यहां पर मुझे लिखना है इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दी। ठीक है,
आप लोग को बता रहा हूं ताकि आप लोग भी छोड़ के चलिए। ठीक है, तो राजेंद्र वन ने अपनी डॉटर जो है अमंगा देवी की शादी कर दी ईस्टर्न चालुक्य के प्रिंस के साथ। यहां पर हुआ क्या कि अमंगा देवी इसकी शादी कर दी मैरिड टू, इसे लिखिएगा, मैरिड टू ईस्टर्न चालुक्य प्रिंस। बात समझ में आ गया? एज सिंपल एज दैट। 4 ये हो गए। पांचवा आ जाइए। अब एक बहुत बड़ा यहां पर डेवलपमेंट है और उसमें क्या हुआ था मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट नंबर ई, कि राजेंद्र वन ने एक नॉर्थ का एक्सपीडिशन भी किया था। ठीक है, एक नॉर्थ का एक्सपीडिशन भी किया था और कहते हैं कि इस नॉर्थ के एक्सपीडिशन में जो उसने किया, थोड़ा सा उसको नीचे लिख देता हूं, ई नॉर्थ का एक्सपीडिशन भी किया और इस नॉर्थ के एक्सपीडिशन में हमने देखा कि उसने गंगा रिवर को क्रॉस किया। राजेंद्र वन ने क्रॉस्ड गंगा रिवर को क्रॉस किया और गंगा रिवर क्रॉस करने के बाद पाला के रूलर महिपाल को हरा दिया। डिफीटेड पाला रूलर जिसका नाम क्या था, महिपाल था, उसको हरा दिया। इंपॉर्टेंट, ठीक है, महिपाल को यहां पर हरा दिया। तो जो भी टेरिटरीज पाला की थी अब वो चोलास के अंडर आ गई। इसका मतलब एक एक्सपीडिशन एक और वो यही कि हमने देखा था कि ये बंगाल वाला एरिया, आप देखो मैंने दिखा रखा है, ये बंगाल वाला एरिया भी जो है जो पालास का रहा होगा एक टाइम पे, वो भी यहाँ पर कुछ पोर्शंस जो है पालास के वो चोलास के हाथ में आ गए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। फॉरेन वाले में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किस प्रकार से फॉरेन वाले में ये पूरा टेरिटरीज जो है वो उसके हाथ में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी देखा किस प्रकार से ये पूरा एरिया इट वॉज अंडर, ठीक है, इट वॉज अंडर, एक बड़ा पोर्शन जो है वो चोलास के अंदर यहां पर रहा होगा। ये पूरा बड़ा एरिया चोलास जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे थे। आप देख सकते हो कितना बड़ा टेरिटरी जो है वो चोलास का यहां पर पूरा स्टैब्लिश था। ये सब चीजें राजेंद्र वन के टाइम तक यहां पर हो गई थी। आज समझ में आ रहा है कितना बड़ा एरिया चोलास का यहां पर है। नाउ अब और क्या इसमें बचा हुआ है उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो एक तो ये लिख लिया आप लोगों ने, थोड़ा विजुलाइज करना भी जरूरी है दोस्त। ये लिख लिया कि भाई हरा दिया, डिफीटेड द पाला रूलर, नाम क्या था, महिपाल, उसको हरा दिया। और राजेंद्र वन ने एक नए सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया जिसको बोलते हैं गंगा कोंडाई चोलापुरम। प्लीज नोट करिएगा, यहां पर एक नए सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया, गंगा कोंडाई चोलपुरम, एक नए सिटी का एस्टैब्लिशमेंट। और यहीं पर आप देखोगे कि एक बृहदेश्वरा टेंपल भी एस्टैब्लिश, एक नया सिटी बनाया, नया सिटी के साथ साथ एक टेंपल भी बनाया। और टेंपल को क्या कहा गया, वही बृहदेश्वरा टेंपल। और ये टेंपल बृहदेश्वरा टेंपल आप देखोगे तो वो गंगाई कोंडा चोलपुरम में था। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। साथ ही में इतना ही नहीं, कुछ यहां पर अगर आप देखोगे तो इरिगेशन वर्क्स भी कराए, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट कराई थी। ठीक है, इरिगेशन टैंक, चोल, ये आपके इसे चोल, जिनको चोल गंगम कहा गया, वो भी यहां पर किया था। इसको भी नोट कर लीजिए, एफ। तो इरिगेशन टैंक्स, राजेंद्र वन की बात हो रही है, इरिगेशन टैंक्स को यहां पर कंस्ट्रक्ट करवाया, बिल्ड किए गए। और इन इरिगेशन टैंक्स को क्या कहा गया, इसे कहा गया, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इट वॉज कॉल्ड एज चोल गंगम, इट वॉज कॉल्ड एज चोल गंगम। प्लीज नोट करिए, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है भाई लोग। ठीक है, ठीक है। एंड फाइनली जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है वो भी आप उसको भी यहां मेंशन कर लीजिए, पॉइंट नंबर ABCDEFG। और जी में क्या कि भाई जो श्री विद्या अंपायर था, श्री विद्या अंपायर, अब वो टोटली यहां पर शैलेंद्र डायनेस्टी थी, वो भी अब यहां पर कंट्रोल में आ गई थी चोलास की। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इस मैप में अभी क्या दिखाया कि किस प्रकार से अब ये चोला का किंगडम जो है यहां तक स्टैब्लिश हो रहा है, यानी कि ये जो यहां श्री विद्या अंपायर है इसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया गया है।
ठीक है, श्री विजया एम्पायर के ऊपर भी कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कंट्रोल तो हो गया, लेकिन यहां से पास होता था क्या, यहां से पास होता है मलाक्का स्ट्रेट, है ना, यहां से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पास होता है। और अल्टीमेटली इंडिया के रूलर्स ये चाहते थे कि यहाँ पर जो विजय एम्पायर है, अभी जब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से हमारा कोई गुड्स निकलता है तो उसको टोल देना पड़ता है। जब वो गुड्स हम भेजते हैं कहाँ पर, हम गुड्स भेजते हैं चाइना, है ना, हम गुड्स कहाँ भेजते हैं, चाइना। तो जब भी हम गुड्स भेजते हैं इंडिया वाले, तो वो इस रास्ते से निकलता है, सॉरी वो इस रास्ते से भाई लेक के थ्रू ऐसे क्रॉस करके आ गया यहाँ पर, और ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से निकला, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से, और फिर यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पर टोल देना पड़ता था इन लोगों को। तो दे वांटेड टू टोटली एलिमिनेट देम, तो यहाँ फाइनली ये एलिमिनेशन भी कर दिया गया। क्लियर हो गया? आई होप ये बातें यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर आप लोगों को हो गई होंगी। तो यही सब जो है वो राजेंद्र वन के जो यहाँ पर जो सारे काम है वो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है भाई लोग, चलिए अब इतना ही है फिलहाल पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो हमें यहाँ समझना था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो रूलर्स थे, सर आगे क्या हुआ भाई, इसके बाद जो रूलर आए कुलोतुंगा वन। ये कुलोतुंगा वन किसके लड़के थे? ये कुलोतुंगा वन लड़के थे, देखो ये मैंने आपको बताया ना कि राजेंद्र वन की जो क्या किया उसने, कि राजेंद्र वन ने ईस्टर्न चालुक्य के साथ अपना मैट्रिमोनियल लाइंस बढ़ा दिया, एक और शादी कर दी। और जो उसकी लड़की थी राजेंद्र वन की, अमंगा देवी की शादी किससे करी थी? ईस्टर्न चालुक्य के प्रिंस के साथ। अमंगा देवी को जो लड़का पैदा हुआ था उसका नाम था कुलोतुंगा फर्स्ट, यानी कि जो राजेंद्र प्रथम का ग्रैंडसन था, यानी कि उसका पोता या नाती जो भी कह लो, ग्रैंडसन, वो गद्दी बैठता है और उसका नाम था यहाँ पर कुलोतुंगा वन। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि कुलोतुंगा वन हो चाहे कुलोतुंगा टू हो, अब ये लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, ये लोग इतना संभाल नहीं पा रहे थे। और एक बार फिर से अब वेस्टर्न चालुक्याज और अलग अलग जो क्षेत्र के लोग थे, यानी कि पांड्याज, चेराज, वो अपनी पावर को फिर से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे तो चोलाज अपने आप को सिकुड़ जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं चोलाज धीरे धीरे हॉयसलाज, जहां पर आप साउथ इंडिया में देखोगे ना, साउथ इंडिया में यू विल फाइंड कि वहां पर यू विल फाइंड कि वहां पर और छोटे छोटे अदर डायनेस्टी स्टैब्लिश होने लगती हैं। जहाँ पर वेस्टर्न चालुक्यास थे वहाँ पर यू विल फाइंड यादवाज, हॉयसलाज, ये सब आने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो चोलाज खत्म हो जाते हैं, एंड फाइनली दे गॉट लॉस्ट इन द हिस्ट्री, इतिहास में उनका नाम जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं जो चोलाज के बारे में हमको इतनी पढ़नी थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं तो चोलाज के बारे में हमको जाननी है, वो है चोला के हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दीज एरियाज के बारे में। ठीक है, ये सब हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव थोड़ी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चोला गवर्नमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला। चलिए एक बार जल्दी जल्दी इसको भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यहाँ पर चलता था, देखिए सीधी बात है, एक राजा था, एक किंग था, और किंग को असेस करने वाले एक काउंसिल हुआ करता था। ठीक है, किंग को असेस करने वाला एक काउंसिल होता था, सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। राजा है, राजा को असेस करने वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, साथ ही में आप देखोगे तो किंग को असेस करने के लिए एक लार्ज आर्मी भी हुआ करती थी। किंग को असेस करने के लिए एक लार्ज आर्मी भी हुआ करती थी, और इस लार्ज आर्मी में यू विल फाइंड कि यहाँ पर एलिफेंट्स भी होते थे, इस सेना में एलिफेंट्स भी थे। इस सेना में आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों थे, कैवलरी भी थे, कैवलरी भी है, और इन्फेंट्री भी जो है हुआ करते थे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और इसी को यहाँ पर 3 लिम्स कहा जाता था। ये 3 लिम्स होते थे राजा के, 3 लिम्स होते थे राजा के ना, क्योंकि इसके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता, आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती। 3 लिम्स ऑफ आर्मी, इसी को यहाँ कहा जाता था। इतना ही नहीं, यू विल फाइंड कि लार्ज आर्मी में यहाँ साथ में नेवी भी हुआ करती थी, एक स्ट्रॉन्ग नेवी हमको देखने को मिली है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग नेवी देखने को मिली है, चोलास की एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी हुआ करती थी, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम लोग उसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, नाउ साथ ही में आप देखोगे किंग के यहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी होते थे, किंग का यहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी होते थे। और ये बॉडीगार्ड्स की क्या होता था रोल, ड्यूटी क्या होती थी, टू प्रोटेक्ट द, भाई ड्यूटी आप समझ ही रहे हो, बॉडीगार्ड्स का क्या ही होता है, किसी भी मतलब यहाँ के बॉडीगार्ड एकदम सलमान खान, कि करीना कपूर को गोली नहीं लगने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो बॉडीगार्ड यहाँ जान दे देंगे लेकिन राजा को कुछ नहीं होने देंगे, ये उनकी ड्यूटी होती थी। मतलब अगर तुम्हें जान भी देनी पड़ जाए तो उनको जान देनी पड़ेगी, ये यहाँ पर बॉडीगार्ड्स का सिनेरियो होता था। ठीक है, अब ये चीज बोली जाती थी, ऐसा कहा मार्को पोलो ने, एक यहाँ पर ये मार्को पोलो जब आए थे इटालियन ट्रैवलर, तो मार्को पोलो ने यहाँ पर एक बात बोली, अकॉर्डिंग टू मार्को पोलो। अब मार्को पोलो ने कितना पोलो दिया नहीं पता हमको, बट मार्को पोलो ने कहा कि भैया अगर मान लो इफ किंग डाइड, अगर राजा मर जाता है, देन बॉडीगार्ड भी क्या करते हैं, अपने आप को जला लेते थे उसी चिता पे। बॉडीगार्ड्स ऑल्सो सेट देम टू फायर। अब दिस माइट बी एन एग्जैजरेशन ऑल्सो,
है ना। ये हो सकता हो कि एग्जैजरेशन हो, ऐसा चीज शायद ना भी होता हो, माइट बी एन एग्जैजरेशन, ऐसा आपके एनसीईआरटी भी लिखता है, ठीक है। दिस माइट बी एग्जैजरेशन, शायद ज्यादा ही कुछ खींच के ऐसा बोल दिया, ऐसा ना होता ना हो। क्लियर हो गया बात। तो ये आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चोला गवर्नमेंट का इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहां बात करते हैं हम लोग अब एडमिनिस्ट्रेशन की, ये कहानी एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे चल रही थी। जरा देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे आ रहे हैं हम लोग, तो समझिएगा चीजों को। देखिए, सबसे छोटी जो यूनिट हुआ करती थी चोलास के अंदर, वो होती थी नाडू। नाडू नाडू नाटू नाडू नहीं, नाडू, ठीक है। कई सारे नाडूज जो है, ये बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे छोटी इकाई जो होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो होती थी नाडू। कई सारे नाडू मिलकर बनाते थे वाला नाडू। पहले देख लीजिएगा, वाला नाडूज, कई सारे नाडूज मिलकर बनाते थे वाला नाडूज। वाला नाडूज के ऊपर जाएंगे तो कई सारे वाला नाडू मिलकर बनाते थे मंडल्स। क्या बोलते थे? मंडलम बोला करते थे। क्या बोलते थे? मंडलम। और ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो चोला अंपायर था उसमें 4 मंडल हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं जो किंग के यहाँ पर प्रिंसेस होते थे, यानी कि उनके लड़के जो प्रिंसेस होते हैं, वो प्रिंसेस को इनका गवर्नर बना दिया जाता होगा। प्रिंस को इनका गवर्नर स्थापित कर देते होंगे, ये चीज है। और मंडल के ऊपर आप आओगे तो सबसे ऊपर यू विल फाइंड कि जो राजा होता है, यानी कि उसका एम्पायर हुआ करता है, ठीक है ना, उसका एम्पायर, पूरा जो राज्य है वो हुआ करता है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्थापित किया जाता था। एम्पायर डिवाइडेड था मंडल्स में, 4 मंडल हुआ करते थे, फिर वो सारे डिवाइडेड थे वाला नाडूज में, वाला नाडू डिवाइडेड थे नाडूज में, और नाडूज के नीचे आप देखोगे तो कई सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होते थे वो यहाँ पर नाडूज बनाते थे। ध्यान रखिएगा, कई सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है वो नाडूज बनाते थे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर 2 तरह के यहाँ आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। एक होता था उर, विच इज बेसिकली द जनरल असेंबली। ये क्या होती थी? ये जनरल असेंबली होती थी, ठीक है। ये क्या होता था? जनरल असेंबली होता था। और एक आप देखोगे दूसरा क्या होता है, वो होता था सभा, या जिसको हम लोग कहीं कहीं आप देखोगे तो महासभा भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको ये महासभा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सभा या महासभा में क्या होता था? ये जो सभा या महासभा होती थी ना, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें यू विल फाइंड कौन आता थे, इसमें कौन होगा? ये तो जनरल असेंबली हो गई, और क्या हो गया? जनरल असेंबली हो गई। ये सभा या महासभा में कौन होता है? प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि सभा या महासभा इट इज बेसिकली अ गैदरिंग, ये गैदरिंग है ऑफ ब्राह्मण ऑफ, ऐसा लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में इसका लाइन लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स होते थे ना, जहां पर ब्राह्मण्स रह रहे हैं, तो लिखा हुआ है इट इज गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन इन ब्राह्मण विलेजेस। गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन, तो जो अडल्ट मैन होते थे, जो अडल्ट मैन हो रहे हैं, यानी कि बड़े लोग हैं, जो अडल्ट मैन है, गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन इसके ऑफ ब्राह्मण विलेजेस। अब ब्राह्मण विलेज जो ब्राह्मणों को ग्रांट किए हुए हैं, तुमको यहाँ का रेवेन्यू देखना है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देखना है, व्हाटएवर ग्रांट किया हुआ है, रेंट फ्री लैंड या विलेजेस दे रखे हैं ब्राह्मणों को, तो ये जो उस गांव में जो अडल्ट मैन होते थे, है ना, ब्राह्मण विलेजेस के, वो यहाँ पर आके इस मीटिंग का पार्ट जो है बनते थे, ठीक है ना। ठीक है, इनको बोला जाता था अग्रहारम्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अग्रहारम्स, नोट करिएगा, इसी को कहा जाता है अग्रहारम्स, ठीक है। प्लीज इसको अच्छे से याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। समझ में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन अंपायर है, डिवाइडेड है 4 मंडलम में, वाला नाडूज, फिर नाडू, और फिर ग्रुप ऑफ विलेज। ग्रुप ऑफ विलेज में 2 चीजें हैं, एक होती थी उर जो जनरल असेंबली है, एक होता था सभा या महासभा। सभा या महासभा में कौन होगा? तो जो गैदरिंग होती थी अडल्ट मैन की। कहां से आएंगे अडल्ट मैन? ये कहां रहते होंगे, कौन से होंगे? तो जो ब्राह्मण विलेजेस थे, जो विलेजेस इन लोगों को ग्रांट कर रखे थे, उनके लोग यहाँ पर आके इस गैदरिंग का पार्टिसिपेंट बनेंगे। तो ये जो ब्राह्मण विलेजेस हैं उन्हें कहा जाता था अग्रहारम्स। समझ में आ रहा है? तो जो ब्राह्मण विलेजेस हैं उनको कहा जा रहा है अग्रहारम्स, ठीक है। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो यहां तक पूछ लीजिए आप लोग, मतलब ऑब्वियसली लाइव नहीं है तो क्या ही पूछोगे, ठीक है, बट समझ में आ गया ना। चलिए, अब थोड़ी सी बातें ना हमको अग्रहारम्स के बारे में करनी है, आपके एनसीईआरटी में करी गई है। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिएगा, अग्रहारम्स। नाउ अब ये क्या है, समझ में आ गया ना? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली विलेजेस विद ब्राह्मण सेटलमेंट्स, है ना।
ये क्या है, ये विलेजेस हैं, ये विलेजेस हैं विद ब्राह्मण सेटलमेंट। जहां ब्राह्मण सेटलमेंट्स हैं ये वो गांव को बोला जाता है ब्राह्मण सेटलमेंट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ ब्राह्मण सेटलमेंट्स हैं तो डेफिनेटली बात है कि अग्रहारम्स तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर उनको लीनेंसी मिलेगी। ठीक है ना, तो ये जो लैंड यहाँ पर ब्राह्मण्स को मिलती थी, जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स होते थे, ये रेंट फ्री लैंड होती थी, यानी कि ब्राह्मण्स को इस लैंड पे रेंट नहीं देना होता था, ये रेंट फ्री लैंड्स इनको यहाँ पर दी जाती थी। पहली बात तो यही नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि ये जो अग्रहारम्स होते थे इनको लार्ज ऑटोनॉमी दी जाती थी, यानी कि ये काफी कुछ अपने हिसाब से कर सकते थे। अब जाहिर सी बात है ना कि ये ब्राह्मण विलेजेस थे तो ज्यादा ये अपने आप बहुत सारी चीजें हो कर पाते थे। अब ये बात आप समझ ही रहोगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते आए होगे कि रूलर्स जो होते थे वो ब्राह्मणों को ग्रांट करते थे। खास तौर से हमने ये प्रैक्टिस जो है गुप्ता पीरियड में होते हुए देखी थी, है ना। जो रूलर्स होते थे क्या कर रहे थे, वो ब्राह्मणों को ग्रांट करते थे, लैंड ग्रांट करते थे, और बदले में जो ब्राह्मण्स होते थे वो एक तरह से वैलिडेशन देते थे इन रूलर्स को। तो वो एक ऐसा होता है ना कि हमने समझते हैं कि इंस्टाग्राम क्या करता है, आप इंस्टाग्राम आपको ब्लू टिक देता है कि हाँ ये वैलिडेट करता है कि भैया ये अकाउंट जो है ऑफिशियल है। तो वैसे क्या हो रहा है कि जो रूलर्स है ना वो ब्राह्मण्स को, मतलब लोगों को अपनी पावर दिखाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, उनको इन्वाइट करते हैं अपना कि भैया आओ हमारे यहाँ। जब वो ब्राह्मण आपके आएंगे तो आपका रूलर की जो ओहदा है वो ऑटोमेटिक राइज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे में ये रूलर्स जो हैं उनको क्या करेंगे, ब्राह्मणों को ग्रांट देंगे। और ये ग्रांट कैसी होगी, रेंट फ्री लैंड दे दिया कि तुम इस पे कल्चर कराओ, एग्रीकल्चर करवाओ, है ना, एग्रीकल्चर कराओ, खेती बाड़ी कराओ, जो रेवेन्यू आए उसको रख लो, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करो। तो पहले तो ये इनिशियली प्रिविलेज था इनको, लेकिन बाद में आप देखोगे तो पूरे राइट ही उनको दे दिया गया। तो ये ब्राह्मण विलेजेस धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हेरिडिटरी हो गए, है ना। ये लैंड ग्रांट्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि रूलर्स ने ब्राह्मणों को किया, उसके अलावा बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हुआ करते, सरकारी ऑफिशियल्स होते थे, उनको भी दे दिया। जहां पर जो लोकल चीफ्स होते थे उनको भी लैंड ग्रांट्स करी गई। और धीरे धीरे ये लैंड ग्रांट्स में जो लैंड ग्रांट्स के लोग होते हैं जिनको ग्रांट की गई है, यानी जो डोनी एक तरह से है, जो जिसको लैंड ग्रांट हुई है, वो बहुत पावरफुल हो जाता था। क्यों पावरफुल हो गया, क्योंकि लोग जो है अब वो उसके लिए क्या हो गए, लॉयल हो गए, क्योंकि वही वो गवर्न कर रहा है, वहीं पर वो रूलर बैठा हुआ है और लोकल चीफ है, वो गवर्न कर रहा है अपने लोगों को, और लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको सलाम ठोक रहे हैं सुबह शाम। तो लोग सलाम क्यों ठोक रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है लोगों को, बदले में लोगों को सेफ्टी मिल रही है। एक ऐसा पीरियड था जब बहुत ज्यादा खून, मतलब कभी भी नारकी चल रही थी, कोई किसी को मार दे रहा है एक्सेट्रा, ऐसे टाइम पे सेफ्टी इनको मिलना लोगों की पहली प्रायोरिटी हुआ करती थी। और ये लोकल चीफ्स जिनको राजा एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता था, सेंट्रल रूलर, लेकिन फिर भी लोकल चीफ्स इनको अपना लैंड दे देता था कि तुम इस लैंड को गवर्न करो। तो एक तरह से राजा खुद काम नहीं कर रहे हैं, राजा क्या कर रहे हैं, राजा बैठे हुए हैं, मैंने उसको भी हरा दिया, उसको भी हरा दिया, उसको भी हरा दिया। अब हराने के बाद वो एरिया डायरेक्टली अपने अंडर कंट्रोल नहीं किया, रादर मैंने वहां पर अपने अपने लोगों को, नुमाइंदों को लगा दिया, या फिर जो राजा डिफीट हो गए उन्हीं को बोला कि देखो ऐसा है, हार गए हो, अब अपने ढंग में रहना और मेरे अंडर काम करो। तो राजा हाथ जोड़े काम करता है, ठीक है मालिक आपके अंदर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुबह शाम यहाँ पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेंगे, सुबह शाम सलाम ठोकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना जब बात यहाँ पर हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो सिनारियो है, जो पावर मिली है यहाँ पर इन लोकल चीफ्स को या डिप्यूटेड राजास को, उससे वो और पावरफुल हो जाए। कैसे पावरफुल हो गए कि भाई लोकल लोग उन्हीं को एक तरह से ज्यादा एलिजियंस शो करते हैं। कभी बाद में यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जब ये चोलास धीरे धीरे जब ये डिक्लाइन होंगे, या फिर जो चोलास ने जिन जिन एरियाज को जीता था, जब ये वीक होंगे चोलास, तो यही पावर, यही लोकल चीफ्स, यही आपके जो रूलर्स हैं, लोकल चीफ्स पावरफुल हो गए हैं, यही रिवोल्ट कर देंगे। तो जो एक तरह के एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग पार्ट था चोलास का, वो एक टाइम पे आगे चल के वीक पार्ट भी बनेगा। ठीक है, तो अग्रहारम जो है वो इनको लार्ज ऑटोनॉमी यहाँ हुआ करती थी, और जो विलेज के अफेयर्स हैं वो मैनेज किए जाते थे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। ठीक है ना, इस बात को भी लिख लीजिएगा कि जो विलेज के अफेयर्स हैं, विलेज अफेयर्स मैनेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू विलेज के अफेयर्स को मैनेज किया जाता था। एग्जीक्यूटिव कमिटीज के द्वारा विलेज के अफेयर्स को मैनेज किया जाता था। और ये एग्जीक्यूटिव कमिटी में कौन होगा, नोट करिएगा, एजुकेटेड पर्संस होंगे जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेटेड पर्संस ओनिंग प्रॉपर्टी वही इसके मेंबर बनेंगे। इस पर्टिकुलर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो विलेज के अफेयर्स को मैनेज कर रही है, ठीक है ना, वही जो है क्या करेगी, वही यहाँ पर अफेयर्स को मैनेज करेगी इस पूरे गांव के। तो एजुकेटेड पर्सन ओइंग प्रॉपर्टी, अब ये या तो इलेक्टेड होते थे, या फिर एक तरह से आप देखोगे तो ये इनका एक बाय ड्रॉइंग लॉट्स और बाय रोटेशन। ठीक है, इलेक्टेड बाय ड्रॉइंग लॉट्स, पर्ची उठा ली गई,
इसका नाम आएगा बन गया। और या तो कह सकते हैं ड्राइंग लॉट्स के अलावा दूसरा क्या, बाय रोटेशन, जो भी मेंबर हैं बाय रोटेशन एक एक करके यहाँ पर इसके मेंबर बन जाएंगे। तो ये एजुकेटेड पर्सन यहाँ पर होते थे, ठीक है। और इनका टेन्योर जो होता था एक एक व्यक्ति का, वो 3 इयर्स होता था। 3 इयर्स का टेन्योर जो है इन लोगों का हुआ करता था। ये आपके जो एजुकेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। एक तो बात ये चीज हो गई। अब इसके अलावा और भी अदर कमिटीज होती थी जो बाकी चीजों के बारे में देखभाल करती थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, अग्रहारम, यानी कि वो विलेजेस जहां ब्राह्मण सेटलमेंट्स है, उसके अंदर आप देखोगे तो वहां पर उस विलेजेस की हम अफेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू, जिनका काम क्या होगा ये। इसके अलावा अदर कमिटीज भी होंगी, इसके अलावा अदर कमिटीज भी होंगी, ठीक है। हाँ, अब अदर कमिटीज में क्या मेंटेनेंस करना है, किस बात का, वो क्या क्या काम कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम होगा अदर कमिटीज का, जैसे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, इसका भी यहाँ पर एक कमेटी हुआ करेगा, ठीक है। ऐसी कमेटी भी है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती है। एक टैंक इरिगेशन, मतलब टैंक का यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, एक टैंक कमेटी बनती है। प्लस कर लो अदर कमेटी का, देख कर लो टैंक कमेटी, ठीक है। अभी टैंक कमेटी क्या कि भाई कितना कहाँ टैंक बनेगा और टैंक कमेटी का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये खास तौर में गांव के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, ठीक है ना। टैंक कमेटी टू लुक आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, टू लुक आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन to look after the distribution of water to fields, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ लेनी है। ये होगी हमारी बात, जो हम बात कर रहे थे कि अग्रहारम्स क्या होते हैं। तो अग्रहारम बेसिकली क्या हो गए भाई, वो गैदरिंग हो गई, वो गैदरिंग हो गई अडल्ट मैन की, है ना, जो कि ब्राह्मण सेटलमेंट्स के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, काम जो हो रहे हैं, तो ब्राह्मण विलेजेस को हम अग्रहारम्स बोल रहे थे, ठीक है। तो एक तरफ हमने और देखा था और एक तरफ हमने महासभा देखी थी। तो महासभा की और पावर्स क्या है, जैसे महासभा है वो नई लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, महासभा जो है वो अपनी एक्साइज ओनरशिप राइट्स को एक्साइज कर सकता है, इसके अलावा वो लोन्स ले सकते हैं महासभा, वो टैक्सेस को लेवी कर सकता है महासभा। तो महासभा की ये पावर्स हैं तो यहाँ पर दी गई है। तो इन 4 पावर्स को आप चाहो तो लिख लीजिए। पहली पावर जो हो गई वो भाई कि राइट ऑफ ओनरशिप है, महासभा के पास होगी, कोई जमीन किसको ग्रांट करनी है किसको नहीं करनी है, मतलब गांव के अंदर ही, ठीक है, तो वो महासभा देख रही है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि ओनरशिप राइट्स किसको किसको लैंड ट्रांसफर होगी और कौन उसका ओनर होगा, ये नए टैक्सेस लगाना, नए लोन्स लेना, ये सब काम जो है आपकी महासभा कर रही होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। एक्चुअली चैप्टर ना काफ़ी लंबा है, बट एनीवे ठीक है, हम जहाँ तक कोशिश करेंगे हो जाएगा तो वहाँ तक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट वाली क्लास से इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी आइए हम कल्चर लाइफ के ऊपर बात करते हैं। कल्चरल लाइफ, एक काम करेंगे कि हम उसका पहला जो पोर्शन है ना, वो दूसरा पोर्शन वो भी आज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत अभी हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी आज के लिए आप इसको हटा ही दीजिए, इसको आज हम नहीं करते हैं। ये अपने आप में ना ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा तो मैं उसे कर भी दूंगा, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं कल्चर पे। आइए कल्चर की बात करते हैं। गिव द हेडिंग कल्चर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमें कल्चर के बारे में, पहली चीज़ तो टेम्पल आर्किटेक्चर। पहले चीज़ जो हमें कल्चर में देखनी है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर, अब टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या क्या देखने को मिलता है, जो इस वक्त का टेम्पल आर्किटेक्चर होगा ना, वो आपको द्रविडियन स्टाइल देखने को मिलेगा। द्रविडियन स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा, द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, पहला तो गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता था, ठीक है, जहां पर चीफ डाइटी को रखा जाता है, जहां पर चीफ डाइटी जो भगवान है उनको इस जगह पे रखा जाता है, चीफ डाइटी को रखा जाता है, दैट इज गर्भगृह उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे कि ये टेम्पल्स बने हैं ना, ये टेम्पल्स 5 to 7 स्टोरीज ऊंचे बनते हैं, 5 to 7 स्टोरीज, 5-7 माले के आपको देखने को मिलेंगे। तो गर्भगृह के ऊपर आप देखोगे तो 5-7 माले ऐसे बने हुए आपको देखने को मिलते थे, इतना ऊंचा यहाँ पर ये टेम्पल हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इन्हीं टेम्पल में विमान होता था, जो लंबा सा आपको पिलर दिखेगा गर्भगृह के ऊपर, जैसे हम देखते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका गर्भगृह हो गया तो इसके ऊपर आपको ये लंबा सा यहाँ पर जो पिलर देखने को मिल रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, तो वो आपका विमान हो जाएगा, ठीक है, वो विमान कहलाएगा।
ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर पिलर्ड हॉल मिलेंगे जिसको मंडप कहते हैं, ठीक है ना। पिलर्ड हॉल जिसको हम क्या बोलेंगे, मंडप बोलते हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। पिलर्ड हॉल, पिलर्ड हॉल जिनको हम लोग क्या मंडप कहते हैं, मंडपा बोलेंगे, ठीक है ना। एक तो ये पोर्शन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है इसके अलावा, नोट करिएगा। अब एक चीज और है, ये जो आपका पूरा गर्भगृह है, इसके चारों तरफ घूमने के लिए एक आप देखोगे तो पैसेज बनाया जाता है, ये सैंक्टम सेक्टोरम गर्भगृह, ठीक है। इसको आप लोग मतलब सैंक्टम सेक्टोरम लिख लीजिए, ठीक है। सैंक्टम सेक्टोरम भी लिख सकते हैं साथ में, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और कहीं भी इसको आपको गर्भगृह, ठीक है। एक पैसेज यहां बनाया गया, पैसेज टू गो राउंड, टू गो राउंड द डाइटी, ठीक है ना, टू गो राउंड द डाइटी, ताकि जो पैसेज टू गो राउंड सैंक्टम सेक्टोरम, टू गो राउंड सैंक्टम, है ना, ताकि डिवोटीज जो हैं, डिवोटीज वो इसका राउंड जो है चक्कर कर पाए, राउंड चक्कर जो है इसका लगा पाए। तो ये कुछ आपका यहाँ पर गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में ध्यान देना है, प्लीज नोट कर सकते हैं आप। एक टेम्पल आर्किटेक्चर आपको अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखना है, नोट करिए कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर इतने पॉइंटर्स यहाँ पर दिए हैं, ऑफ कोर्स एट कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ जब एक बार चोलास का डिक्लाइन हुआ, तब उसके बाद क्या होगा, तब उसके बाद आपको देखने को मिला कि टेम्पल एक्टिविटी जो है वो चालुक्यास ऑफ कल्याणी और उसके अलावा होयसलास के अंडर चलती रही। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ चोलास, चोलास का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद भी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो यहां पर चलता रहा, टेम्पल आर्किटेक्चर चलता रहा। जैसे आपको देखने को मिलेगा, क्या आपको देखने को मिलेगा कि भाई टेम्पल आर्किटेक्चर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये कहां पर, वेस्टर्न चालुक्यास का, वेस्टर्न चालुक्यास का टेम्पल आर्किटेक्चर कंटिन्यू रहा। आपको देखने को मिलेगा कि होयसलास का टेम्पल आर्किटेक्चर यहां पर कंटिन्यूड रहा। होयसलास में कैपिटल हालेबिड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। तो ये सब के टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर कंटिन्यूड रहे। आपको जहां पर होयसलेश्वरा टेम्पल भी मिलेगा, ठीक है, होयसलेश्वरा टेम्पल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए। होयसलेश्वरा टेम्पल, होयसलेश्वरा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, इसका भी आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, कांचीपुरम। ये फैक्ट्स है, देखो ये फैक्ट्स को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव यहां पर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, टेम्पल्स की जो वॉल होती थी, अब हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली आप देखोगे चोलास के बारे में पता क्यों होता है, क्योंकि चोलास से रूलर होते थे, वो मंदिरों के ऊपर अपनी मंदिरों में अपनी जो इमेज है वो लगाने की बात की वो लगाते थे। बहुत सारा मंदिरों की दीवारों पे पेंटिंग्स होती थी, वो पेंटिंग्स उस वक्त के बिजी पैनोरमा, बिजी लाइफस्टाइल को शोकेस करती थी। तो ये सब चीजें भी जो है मंदिरों की दीवार में होती थी। मंदिरों में हमको राजाओं के बारे में पता चल जाता था, हमको मंदिरों में उस वक्त की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता था, इसलिए हमको वो जो चोलास थे संगमेज वाले, उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको इन इंपीरियल चोलास के बारे में मिलती है, क्योंकि ज्यादा अकाउंट्स यहाँ पर छोड़ गए, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कल्पचर्स की बात भी करें अगर हम लोग, इस कल्चर के अंदर एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद अगर हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की, अगर हम बात करें स्कल्पचर्स की, तो स्कल्पचर में आपको यहां पर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, गोमेतेस्वारा स्टैच्यू, गोमेतेस्वारा, गोमेतेस्वारा स्टैच्यू, ठीक है, गोमेतेस्वारा स्टैच्यू। और ये बहुत ही जाइंट स्टैच्यू है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी हो, इट्स अ जाइंट गोमेतेस्वारा स्टैच्यू। और ये कहां पर, एट श्रवणबेलागोला, श्रवणबेलागोला, ठीक है। नाउ स्कल्पचर्स के साथ साथ आपको और इमेज मेकिंग भी देखने को मिलेगा, इमेज मेकिंग भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या, जैसे क्या इमेज मेकिंग, क्या नोट करिएगा। नाउ डांसिंग फिगर ऑफ शिव कॉल्ड नटराज, डांसिंग फिगर ऑफ, और ये तो आप लोग सुनने ही हुए हैं, देखे हुए भी हैं, डांसिंग फिगर ऑफ शिव कॉल्ड एज नटराज,
ये भी हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इमेज मेकिंग के अलावा लैंग्वेज की बात करेंगे। भाई लैंग्वेज क्या थी, अगर हम लैंग्वेज भी देखें तो लैंग्वेज क्या थी, तो भाई देखो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि संस्कृत को पैटर्नाइज किया गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो यहां पर हुआ वो ये कि रीजनल लैंग्वेजेस ग्रो करती है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। संस्कृत को पैटर्नाइज किया गया, संस्कृत पैटर्नाइज करी गई, पैटर्नाइज्ड। बट आप देखोगे बट जो पेक्यूलियर फीचर निकल के आया इस पीरियड का, पेक्यूलियर फीचर निकल के आया इस पीरियड का, वो क्या था? पेक्यूलियर फीचर इस पीरियड का क्या है? वो ये है रीजनल लैंग्वेज का उदय, रीजनल लैंग्वेज का उदय। ठीक है, प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब जैसे आपको यहां पर तमिल में आपको तमिल रामायण देखने को मिलेगी, तमिल रामायण देखने को मिलेगी। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस में। इसके अलावा आपको तेलुगु महाभारत देखने को मिलेगी। ठीक है, तेलुगु महाभारत देखने को मिलेगी। अभी आगे चल के मैं इनके बारे में और आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तेलुगु महाभारत, एक तो ये हो गया, दूसरा तेलुगु महाभारत। ठीक है, अभी आगे हम इसकी बात करते हैं। होपफुली आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें और क्या क्या चीजें बची हुई हैं वो भी जरा देख लेते हैं। कुछ और चीजें भी इसमें हैं, एक दो चीजें और बची हुई हैं। जैसे हम पॉपुलर सेंट्स की बात करेंगे, कल्चर में ये भी चीज है जो हमें जानना है। पॉपुलर सेंट्स की बात करेंगे, अगर हम पॉपुलर सेंट्स की बात करेंगे तो पॉपुलर सेंट्स दोस्तों यहां पर दो आपको इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। एक आपको मिलेंगे न्यानर्स और दूसरे मिलेंगे अलवर्स, है ना, न्यानर्स, न्यानर्स एंड अलवर्स। ठीक है, अब ये जो न्यानर्स एंड अलवर्स हैं, जैसे ये डिवोटी ऑफ विष्णु, डिवोटी ऑफ शिव। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कल्चर में साउथ इंडिया में यू विल फाइंड कि पॉपुलर सेंट्स जो है न्यानर्स एंड अलवर्स, ये इनका राइज हो रहा है और जो उनके फॉलोअर्स हैं दे आर बेसिकली शिव डिवोटीज एंड विष्णु डिवोटीज। और ये लोग जो हैं दे आर मेकिंग देयर वर्क, कंपोजिंग देयर वर्क, composing their work in what? Composing their work in Tamil. Composing work in Tamil. ठीक है, नोट करिएगा चीजों को। अब इससे क्या है, लोकल लैंग्वेज में काम चल रहा है, रीजनल लैंग्वेज में काम चल रहा है, तो मतलब लोगों को ज्यादा अच्छे से अपील करेगा, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोनों ही आप देखोगे कि 6 to 9 सेंचुरी के बीच में, 6 से लेकर 9 सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 6 से 9 सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि ये तमिल किंगडम्स में फ्लरिश करते हैं, तमिल किंगडम्स में फ्लरिश करेंगे, तमिल किंगडम्स में फ्लरिश करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ एक चीज और है यहां पर आपके उसमें कि यहां पर जो सेवाइट सेंट्स हैं, जो सेवाइट सेंट हैं, इनकी यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्क सामने आता है। सेवाइट सेंट्स, नोट करिएगा, सेवाइट सेंट्स। अब ये जो सेवाइट सेंट्स हैं इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है और वो नवक का नाम आपके एनसीईआरटी में है तिरुमुराई। ठीक है, तिरुमुराई। ये 11 वॉल्यूम्स, 11 आप देखोगे तो 11 वॉल्यूम्स कलेक्टेड इनटू 11 वॉल्यूम्स। तो जो राइटिंग्स हैं, जो राइटिंग्स हैं इन सेवाइट सेंट्स की, समझना, जो इनकी राइटिंग्स हैं, राइटिंग्स, राइटिंग्स ऑफ सेवाइट सेंट्स, ये राइटिंग ऑफ सेवाइट सेंट्स बेसिकली उसको कलेक्शन किया गया, कलेक्टेड इनटू 11 वॉल्यूम्स। तो जो लिखा इन लोगों ने उसको 11 वॉल्यूम्स में कलेक्ट किया गया, जिसको बोला गया तिरुमुराई, है ना, जिसको बोला गया तिरुमुराई। प्लीज नोट करिएगा। ठीक है, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर ऑल्सो जहां देखने को मिलती है हमको, 2 प्रकार की आपको लिटरेचर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कल्चर के अंदर, तो लिटरेचर की बात कर लेता हूं। जरा देखिएगा, एक आपको मिलेगा तमिल लिटरेचर, एक आपको मिलेगा तमिल लिटरेचर, एक आपको मिलेगा कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, और एक आपको मिलेगा तेलुगु, तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, तो यहां पर चलिए एक बार लिटरेचर को जल्दी देख लेते हैं। अब देखिए कम्मन जो है, ही यूज्ड टू लिव इन द, ऐसा कहा जाता है, यूज्ड टू लिव इन द कोर्ट ऑफ चोला किंग। तो चोला किंग के कोर्ट में रहते थे कम्मन, कम्मन लिव्ड
इन कोर्ट ऑफ चोला किंग, और इंपॉर्टेंट यहां पर यही है, इनके पीरियड को एज ऑफ कम्मन कहा जाता है। जब ये कम्मन थे तो इनके पीरियड को एज ऑफ कम्मन कहा जाता है, और ये गोल्डन एज कहा जाता है तमिल लिटरेचर के अंदर, क्योंकि कम्मन ने यहां पर जो रामायण लिखी है, तमिल रामायण, वो यहीं पर है, ठीक है ना। ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड इन तमिल लिटरेचर का एक बहुत ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और इसी में आप देखोगे तो कम्बन रामायण ये लिखी गई है इन तमिल ये लिखी, ठीक है। तो एक तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। कम्बन रामायण बहुत ही क्लासिकल वर्क है तमिल लिटरेचर में, इन तमिल लिटरेचर बहुत ही क्लासिकल वर्क है, ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा आपसे कन्नड़ लिटरेचर की, तो यहाँ पर आपको 3 नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। राजकूट हो गए, होयसलाज हो गए, चालुक्याज हो गए, तीनों पैट्रनाइज करते थे कन्नड़ लिटरेचर को, ठीक है। आपको यहाँ पर राजकूट भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर चालुक्याज भी मिलेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर होयसलाज भी मिलेंगे, जो ये तीनों ही जो है पैट्रनाइज कर रहे हैं, ये तीनों यहाँ पर पैट्रनाइज कर रहे हैं कन्नड़ लिटरेचर को, ठीक है। एक बात ये हो गया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर किसको कहा गया है, वो नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर किसको कहा गया है, 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर किसको कहा गया है, एक तो नोट करिएगा 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। इसको ना मैं काम करता हूं, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, इसको डिलीट करके ऐसे लिख देता हूं, 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर इसको बोला गया है, प्लीज नोट करिएगा। फर्स्ट इज, प्लीज नोट करिएगा, पंपा, पोन्ना और रान्ना। पंपा, सेकंड पोन्ना, और थर्ड रान्ना। ये इनको जो है कहा गया है दे आर द 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, ठीक है। एक तो ये हो गया। नाउ अब इसमें जो लास्ट चीज बची हुई है दैट इज तेलुगु वर्जन। अब ऑब्वियसली इस तेलुगु वर्जन, यहां पर हमको महाभारत देखने को मिलती है, तेलुगु लिटरेचर में हमको तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत देखने को मिलती है। और इसको शुरू किसने कराया था, देखिएगा, स्टार्टेड बाय प्लीज नाम नोट कर लीजिएगा, नन्नैया। और कंप्लीट किसने किया था, कंप्लीटेड बाय नोट करिएगा, तिकन्ना। तो ये हमारे जितना भी पूरा एनसीईआरटी के अंदर था वो मैंने आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर तो खत्म होता है। लेकिन जो इसके अलावा आपका जो 800 से 1200 रेडी हम सोच रहे थे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अलग से कवर यहाँ कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग आज की क्लास में इसको यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम टेकअप करेंगे और फिर उसको वहाँ पर फाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेक्चर जाने का थोड़ा टाइम भी हो गया है, सो वी आर शॉर्ट ऑफ दैट ऑल्सो, ठीक है। जस्ट अ मिनट।